तो इन लोगों ने फिर वहाँ फ़ोन लगाया, तो उधर जो एक जो वहाँ रहती थी उनको शायद पता चल गया था, तो उन्होंने इनको फिर बताया। पीसीओ उस समय होता था, मोबाइल तो उस समय नहीं था। पीसीओ से फ़ोन किया, फिर उन्होंने पूछा उससे, तो उसने छूटते ही पहले यही जवाब दिया, हाँ, क्या जवाब कि हो गया कि आईएएस बन गए। थोड़ा मतलब उसको डाइजेस्ट होने में और पचने में कितना टाइम लगा? एक सडन घटना होती है, सडन घटना होती है। उस रात नींद आई थी, और वो भी 36वीं रैंक। हाँ। वो तो कलेक्टर बनना तय था, कोई इसमें डाउट था ही नहीं, आईएएस मिलेगा ही नहीं। हाँ, ईश्वर ने पहुंचा दिया। और फिर घर वालों को कैसे बताया आपने? हाँ, तो फिर उसके बाद वहीं पे मैंने घर पे फ़ोन था, फिर फ़ोन लगाया वहाँ से, तो पिताजी उस समय घर पे थे नहीं। पिताजी को भी फिर मैंने सोचा कि माताजी होंगी, माताजी भी घर पे नहीं थी, तो फ़ोन उठा नहीं। तो एक हमारे पड़ोसी, पुराने पड़ोसी रहते थे, फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया बताने के लिए कि माताजी को ये बता दीजिएगा कि मैं फलां। तो आपका संवाद हिंदी में होता है या वहाँ के मैं भोजपुरी में होता है। तो माताजी से तो जो एग्जैक्ट बोला वो बताइए। माताजी के बता दिया कि हम कलेक्टर बन गए। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है मीर जी आपका। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से अपनी यात्रा को देखा, बट कहीं न कहीं कला के बीच उस समय जरूर रहे होंगे। नजर लगे ना तेरी नजर को, फलक तलक हो नजर तुम्हारी, नजर उठाए नजर गिराए, नजर ही तेरी कदर बढ़ाए। शायद इसी कारण से मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया। ऑटो वाले के साथ जा रहे थे, ऑटो खराब हो गया, और ऑटो खराब होने की वजह से आप इम्तिहान में लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए। आपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले 2 बारी कश्मीर गए, फिर और 2 साल में फिर ग्रेजुअली कितना बदलते अपने आप को देखा? मैंने फर्क देखा कि कश्मीर में लोग राष्ट्रगान के बारे में क्या धारणा रखते थे। कश्मीर में आध्यात्म का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि मुझे लगता अनएक्सप्लोर्ड है। बड़ा रोचक विषय है आपने पूछ दिया है। कश्मीर ने हिंदुइज्म भी दिखा है, और इसको सिंपल और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कि आपका एक लिखा हुआ भजन में कहूँगा, वो बड़ा पॉपुलर, अमरनाथ ईश्वरम, वो गाना कब लिखा आपने? अमरनाथ ईश्वरम। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसके पास सिर्फ एक पैर था। एक पैर? हाँ, और एक पैर से वो व्यक्ति उतर रहा था बाबा बर्फानी के दर्शन करके एक पैर वाला व्यक्ति। तो अच्छा, मैं संगीत में मेरी या गीत में कोई मैं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। मैं मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ही देख लिया था। ये बताइए, फिल्मी गाने लिखने का दिल नहीं किया भैया? लिख सकता हूँ। उससे पहले भी एक गाना जो था वो मैंने लिखा था, जो कैलाश खेर साहब ने हमारे मित्र वाली फिल्म में गाया था। मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको, मैंने तो इश्क किया, खाक हुआ क्या पता मुझको। आईएएस बनना हिंदुस्तान में किसी के लिए ख्वाब के सच होने के बराबर होता है। उसकी वजह भी है, क्योंकि जब आप आईआईटी, मेडिकल जैसे इम्तिहान, या उसके बाद अगर आप आईएम वगैरह भी कर लेते हैं, तो भी जिस इम्तिहान को पास करने की ललक मन में इच्छा होती है, वो सिविल सर्विसेज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी के लिए भी आईएएस का इम्तिहान पास कर लेना किसी ख्वाब के सच होने के से कम नहीं है। और मेरे जो पॉडकास्ट के आज के मेहमान हैं, वो एक आईएएस अधिकारी हैं तो वो नौकरशाह, लेकिन उनके कलम में गीतों का रस है, सूफी की खुशबू है, भजन का तरंग है, और जनता की आवाज़ भी है। वो जनता के बीच में पहुंचते हैं एक आम अधिकारी बनकर, और मिलते जुलते कुछ इस तरह से वक्त गुजारते हैं जैसे वो अपना अधिकारी वाला स्वभाव भी भूल जाते हैं, और उनको लगता है कि वो अधिकारी नहीं, उसी लोगों के बीच का एक हिस्सा है वो। मेरे पॉडकास्ट के आज के मेहमान हैं श्री नीतीश्वर कुमार, आईएएस अधिकारी हैं, और बड़े अहम ओहदों पर वो लगातार रहे हैं, और अब भी दिल्ली में बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिहिर जी, धन्यवाद। नीतीश्वर जी के सफ़र को अगर आप देखेंगे तो उस सफ़र में मैं जितना फील कर रहा हूँ, पता नहीं सर कितना इत्तेफाक रखेंगे, उसमें एक मुझे तलाश दिखती है। वो तलाश कहाँ से है, उसका सिलसिला मैं सर आपको बताता हूँ, फिर आप उसको बताइएगा कि मेरी सोच कहाँ तक सही है और किस तरफ मैं सोच रहा हूँ। आप बेतिया की आपकी पैदाइश है जी। वहाँ से आप आए पटना साइंस कॉलेज जी। जिस दौर में 80 के दशक में आप पटना साइंस कॉलेज आए, वो इतना प्रेस्टिजियस था कि पटना साइंस कॉलेज में किसी का बच्चा अगर चला गया तो माँ बाप ये मान लिया कि उसका भविष्य संवर गया। जी। आपने पटना साइंस कॉलेज में 2 साल की पढ़ाई की, डॉक्टर इंजीनियर बने नहीं, साइंस छोड़ दिया, आप आगे दिल्ली विश्वविद्यालय।
पढ़ाई किसकी की? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद जो एक पहला ऑप्शन हो सकता है कि आदमी सोचेगा कि चलो इकोनॉमिक्स में कुछ अच्छा करे, तो आप आईएएस भी बन गए, फिर आईएएस छोड़ दिया, फिर आपको एक अलग तलाश हुई तो आप आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद जब आईएएस का सफ़र रहा होगा, मजबूती से थाम लिया, कविताएं उससे निकलने लगी। पहले सिर्फ कविताएं निकली तो फिर उसमें एक अलग तलाश हो गई, तो भगवान के भजन भी आने लगे, फिर उसमें सूफी भी आने लगा। तो ये एक तलाश का सफ़र है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप और भी ढूंढ रहे हैं जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की तलाश है जो कि शायद अब तक मुकम्मल तौर पे आपको मिली नहीं, और आप उसी रास्ते पे एक सफ़र पे निकले हुए, मंजिल पता ही नहीं। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है मीर जी आपका। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से अपनी यात्रा को देखा नहीं। मतलब आपने जब कहा है तो देखिए ना, मुझे मैं वो कह दिख रहा रहा हूँ है। हाँ। हर स्टेप पे एक होता है कि हर स्टेप आप चढ़ते हैं, फील करते हैं, ठहरते हैं, फिर लगता है नहीं ये मंजिल नहीं, अगला स्टेप, अगला स्टेप। हो सकता है शायद, मतलब आपकी बात में बहुत दम है, और मैं इस बात से मतलब सहमत होऊंगा कि मैंने कभी इस तरह से ज़िंदगी को जिया नहीं है, बट शायद ज़िंदगी मुझे इसी तरह से आगे बढ़ाते गई है। तो मैं ऊपर वाले या भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस तरह के अनुभव कराती गई और अगले अनुभवों की तरफ मुझे प्रेरित करती गई। तो ये एक मतलब यात्रा है, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जैसे आपने जो पहला प्रश्न जो मतलब पहली जो यात्रा की बात शुरू की, तलाश की बात की, तो उसमें जो आपने बेतिया से जो पटना का सफ़र बताया जी। तो मैं आपको वाकया बताता हूँ। जैसे मुझे अच्छे नंबर आए थे अपने स्कूल में, ठीक ठाक। निश्चित तौर पे 720 से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा रहे होंगे, तभी पटना साइंस कॉलेज में आपका हाँ एडमिशन जी। मिला होगा। तो मुझे अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज में, या उस समय तो 11th-12th को भी स्कूल कहा जाता था, तो मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, और मुझे बिट्स पिलानी में मुझे एडमिशन मिल गया था। अच्छा, बिट्स पिलानी में? जी मतलब हाँ। आप इंजीनियर भी हो सकते थे। हाँ, तो उनका जो स्कूल है उसमें जी। मुझे एडमिशन मिल गया था मार्क्स बेसिस पे। अच्छा जी। तो मैं बहुत खुश था कि मुझे वहाँ जाना है। अच्छा। मेरे माता पिताजी बहुत माता जी मुझे लगता है बहुत खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि बहुत दूर है राजस्थान अच्छा। में। हाँ, तो बहुत दूर ये, तो उनको ये पता था कि मैंने साइंस कॉलेज में भी अप्लाई किया है और अभी उसका रिजल्ट आया नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी इच्छा थी कि मेरा एडमिशन यहीं हो जाए। तो फिर यहाँ एडमिशन हो गया, तो फिर मैं धर्म संकट में पड़ा। मेरी इच्छा उधर जाने की थी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहीं रहो, ये पास में है, यहाँ 4-5 घंटे में घर आ जाएंगे, हम लोग भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर वो यात्रा वहाँ शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले ये मुझे तय था कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देनी है। ये कैसे आया? वो तो देखिए, वो ठीक है, आईएएस बनना जो जी। है, आप जिस दौर में आपने बिहार को जिया है जी। उस टाइम पर आईएएस बनना एक सपना तो आज भी है। हाँ जी। लेकिन हर कोई मतलब पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़े लिख के अगर सबसे काबिल कुछ हो सकता है तो कलेक्टर बने, आईएएस बने। वो तो आप साइंस पढ़ते हुए भी कर सकते थे। आप साइंस छोड़ के आर्ट्स में आ गए तो पता नहीं मुझे, मैंने पहले ही कह रखा था कि मैं कोई इंजीनियरिंग का कंपटीशन नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने उन लोगों का फरमान जारी कर रखा था। फरमान नहीं, मतलब उन लोग का बड़प्पन था कि उन लोगों ने जो मैं करता था या कहता था, तो उनको लगता था कि ठीक है, ये इसकी इच्छा है तो शायद ठीक है, करना तो इसी को है, हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ये पढ़ाई तो करेगा नहीं। तो शायद वो मान जाते थे। और ये फिर यात्रा उसी तरह से आगे चलती गई। तो वहाँ मैंने सिर्फ +2 किया। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया, और ये भी मुझे तय था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है मुझे। अच्छा। आगे हाँ, वो भी पता था कि ग्रेजुएशन में मुझे साइंस नहीं पढ़ना है। अच्छा। तो जितने बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे उसमें चूँकि मैंने +2 कर रखा था, तो थोड़ा गणित वणित इन सब से लगाव था। तो मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटीज का साइंटिफिक एंगल वाला सब्जेक्ट जी हाँ। हाँ, मतलब इकोनॉमिक्स की ये खासियत है कि जब आप एक नज़रिए से देखिए तो उसमें गणित भी है, बिल्कुल है ही, लेकिन उसमें ह्यूमन नेचर भी है, बिल्कुल, जिसको कैप्चर करना गणित के दायरे से बाहर जाता है। बिल्कुल, हर उसमें चीज़ मानवीय संवेदना भी हाँ जुड़ी हुई है। हाँ, तो मानवीय संवेदना को एक हद तक आप गणितीय त्रिकोण में या चतुर्भुज में पकड़ सकते हैं,
बट उसके बाद जब वो संवेदना बाहर निकलती है तो गणित को फिर तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, जो आजकल बहुत बड़ी के, बात कह रहे हैं आप। जी हाँ, जी। जो आजकल के अर्थशास्त्र, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रहा जी, है, बिल्कुल। यही आजकल हो रहा है कि उसमें जो पुराना इकोनॉमिक्स था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स या नियो क्लासिकल, उसमें गणित में ही सब चीज़ों को बांध दिया जाता था कि ऐसा हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होगा। जी। बाद में ये रियलाइजेशन, इधर जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं भाई, ह्यूमन नेचर हर जगह अलग अलग है, और वेदर अलग है, इकोसिस्टम अलग है, कला, संस्कृति, सामाजिक चेतना सब अलग अलग है। तो वहाँ जो मानवीय स्वभाव है या किसी पॉलिसी के रिस्पॉन्स में जो आदमी का रिएक्शन वो अलग है। तो वहाँ का जो रिएक्शन होगा, तो वहाँ जो कोई पॉलिसी आप लागू करोगे तो जरूरी नहीं कि वो पॉलिसी दूसरे जगह जहाँ की सब कुछ अलग है वो सेम टू सेम हो जाए। तो ये जो है फिर गणित के दायरे से बाहर निकला। तो इसलिए मुझे उस, हाँ, ये सब मुझे नहीं पता था कि उस समय बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आ जाएगा। बट मुझे अच्छा लगता था कि मैं मतलब नेचर को भी पकड़ने की कोशिश करता था, और थोड़ी बहुत कला के प्रति संवेदना थी मुझे लगता है मेरे अंदर उस समय, जो बाद में मुझे समझ आई। उस समय नहीं थी पता, उस समय पता नहीं था कि मेरे अंदर कला इतनी समृद्ध होगी भविष्य में चल के। बट कहीं ना कहीं कला के बीज उस समय जरूर रहे होंगे। हाँ, बट शायद इसी कारण से मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया। देखिए सर, होता क्या है ना कि कई बार कुछ चीज़ों को हम तय करते हैं कि छोड़ दें और आगे बढ़ें, कुछ नया करें, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टिनी ऐसी होती है वो छोड़ता नहीं। आपने पटना साइंस कॉलेज छोड़ दिया, साइंस छोड़ दिया, लेकिन साइंस आपके घर में घुस गया। हाँ जी। मेरी धर्मपत्नी जो है, और वो भी IITian है। हाँ, IITian तो मतलब जिस चीज से आप भागे थे वो घर के अंदर आ गए। मतलब भागना नहीं, मैं कह सकता हूँ जिस चीज को आप पीछे छोड़ के कुछ नई की तलाश में आगे बढ़े, तो वो बोला अच्छा ठीक है यहाँ छोड़ोगे ना, चलो मैं आगे आ रहा हूँ। मतलब वो गणित की चलती फिरती, मतलब समझिए कि वो है, मतलब उनके बारे में जरा पहले बताइए, फिर मैं आगे बताऊँ। गणित बहुत, मतलब उनका गणित बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। IIT रुड़की की पढ़ी हुई है। IIT रुड़की की, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट है। आपसे ज्यादा तेज तर्रार है। हाँ बिल्कुल, हमने हमेशा सुन लीजिए, यहाँ पे स्वीकार करते कि आप उनसे बेहतर है पढ़े लिखे। तो देखिए, नारी हमेशा, शक्ति जो है हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हाँ, तो शक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हमारे शिव और शक्ति में भी शक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होती है। शव को शिव बनाने वाली ई ही होती है। जी बिल्कुल। शव को शिव बनाने वाला है जो वो हर्ष ई है, वही बनाती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो बेसिकली IIT रुड़की से पढ़ी हैं और सिविल इंजीनियर हैं, और घर के जो दायित्व होते हैं, पारिवारिक दायित्व और प्लस नौकरी। महिलाओं के दायित्व को तो मैं समझता हूँ कि पुरुषों के मुकाबले उनको क्रेडिट ज़्यादा जाता है। बहुत ज़्यादा देना चाहिए कि आप तो काम में मसरूफ होकर आपको एक ही हिस्सा दिखाई देता, परिवार चलाने और संभालने का जिम्मा उनके पास होता है, जिसको वो चाहकर भी कभी भी छोड़ती नहीं, मतलब साथ लेके चलती है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो हमारे देश में होती है कि आप विदेशों में जाएंगे तो बहुत सी जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं जिसके लिए विदेशों में घर में बाहर से लोग एम्प्लॉय करते हैं। बिल्कुल। अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं तो हम ही लोग उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, देखभाल हम ही करते हैं, खाना हम ही खिलाते हैं, केयर उनका हम ही लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें विदेशों में जो है वो बाहर से पैसा, तो जब पैसा आप किसी को देते हैं तो वो आपके जो GDP है उसमें वो शामिल हो जाता है, तो वो GDP उनका बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं ये सब काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल सब फ्री में करती हैं, बिकॉज वो उनके पारिवारिक दायित्व हैं, और पारिवारिक दायित्व होने के कारण उन्हें कोई पैसा मिलता नहीं है, तो हमारी जो GDP है वो उसको शामिल करती नहीं है, तो हमारी GDP छोटी दिखती है। अगर ये GDP का कैलकुलेशन जो भी इसके मुफीद जो संस्थाएं हैं वो अगर इसको बदल दे स्टैंडर्ड को कि नहीं भाई ये भी शामिल होना चाहिए, फिर हमारी GDP देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं। तो ये तो बताइए, आप अभी जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय में है और आपको इस तरह की चीज़ों से रूबरू होना पड़ता होगा, ये फंडा तो बहुत अच्छे समझाते होंगे। देखो, महिलाओं की ताकत, शक्ति और उनके कंट्रीब्यूशन को कई बार हम पैसे से पे नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आता, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है ये समझाने के लिए। सर देखिए, बात तो भी बहुत कुछ हम करेंगे आपके साथ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने शुरू में कहा कि ईश्वर का धन्यवाद, मतलब डेस्टिनी, भगवान ने जो चाहा उसी हिसाब से आप जीवन के सफ़र पे चलते गए, और ईश्वर ने कभी चाहा, इसीलिए आपके साथ एक बड़ा आपका किस्सा मैं पढ़ रहा था कि ऑटो वाले के साथ जा रहे थे, ऑटो ख़राब हो गया, और ऑटो ख़राब होने की वजह से आप इम्तिहान में लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए। नहीं तो क्या पता इम्तिहान को देते तो आज कहीं अमेरिका, लंदन, किसी और जगह पे बैठे होते। तो इस पर मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कबीर की वो वाली लाइन याद आई कि भला हुआ मेरी गगरी फूट गई। आपने भी कहा होगा भला हुआ मेरा ऑटो छूट गया, वापस खराब हो गया।
देखिए, वाकया समझाइए। हाँ, वाकया ऐसा था कि जब मैं साइंस कॉलेज से पटना से चला था दिल्ली, रामजस। तो रामजस आया था, तो ये मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देनी है। ठीक है। मतलब जो सिविल सर्विसेज है, जी बिल्कुल। सेवा जो भी मिले, हाँ, आईएएस मिले, आईपीएस हाँ, मिले, जो एड मिले। सर्विसेज, जी कुछ। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पहुँचा, तो फिर जब ग्रेजुएशन कर लिया, जी। तो फिर मुझे लगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। तो मुझे लगा कि शायद इसमें पढ़ाई साथ साथ करूँगा और साथ साथ तैयारी भी हो लेगी। जब वो हम लोग वहाँ एडमिशन ले लिए और जब वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, तो मुझे लगा कि दो में से एक ही हो सकता है, या तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ और नहीं तो मैं ये छोड़ूँ और फिर तैयारी करूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि देखो, परीक्षा तो इसके बाद भी दे सकते हो 2 साल बाद, ये अच्छी डिग्री है, इसको कर लो। अच्छा, मुझे भी आनंद आने लगा था, बिकॉज पूरे देश से वहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े अच्छे कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंसी से, कलकत्ता से बहुत बच्चे आते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन होना वो भी एक दिमाग की खुराक होती है, जो उनके साथ डिस्कशन से या उठने बैठने से मिलती है। बहुत कुछ आप सीखते भी हैं। तो फिर वो मैं जब करने लगा, तो फिर 2 साल वहाँ ठीक ठाक पढ़ाई कर ली। अब 2 साल ठीक पढ़ाई कर ली, तो पता नहीं फिर उस समय ये लगा कि यार, ये तो अर्थशास्त्र में पीएचडी करने का जो मामला है, ये भी अच्छा जम रहा है। तो मैं फिर सोचा कि जीआरई वारी दिया जाए। तो जो आपने वाकया सुनाया, वो मैं जीआरई देने ही जा रहा था, फिर वो ऑटो ख़राब हो गया और मैं फिर देर से पहुंचा। तो फिर मुझे लगा कि शायद डेस्टिनी नहीं चाह रही है कि मैं उधर जाऊं। तो फिर मैंने उसके बाद, इसलिए तो डेस्टिनी, मतलब तकदीर ने क्या पता, मतलब इफ एंड बट इफ में तो खैर जीवन नहीं होता है। हाँ, इसलिए हो सकता था कि दे देते, हो सकता था कि आप चले गए होते, हो सकता था इस इम्तिहान की तरफ बट जब उस समय छोड़ा तो मुझे नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा। अच्छा। बट शायद एक दूर से मुझे कुछ दिखाई दिया कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मुझे इधर जाने में बहुत कठिनाई आ रही है। तो कई बार कठिनाइयाँ आपको मजबूत भी बनाती हैं और शायद लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कई बार कठिनाइयाँ आपको दूसरे तरफ का बाइलेन भी, दूसरा रास्ता भी दिखा देती हैं। अब वो तो ईश्वर की कृपा होती है, मैं इसको शुद्ध रूप से ईश्वरीय कृपा मानता हूँ, क्योंकि उस समय आप इतने बड़े जानकार या ज्योतिष नहीं होते हैं जो आप ईश्वर की जो विधि है उसको समझ लें। आप तो बस कर्म करते चले जा रहे होते, वो रास्ता जैसे भी तय करते। तो फिर उसके बाद आपने जो है, आपका सिलेक्शन आईएएस में हो गया साल 1994 या 95 में 95 में आप आईएएस बन गए जी। और आईएएस बनने के बाद फिर ट्रेनिंग हो रही होगी जी, और हाँ। सिविल सर्विसेज किया। सिविल सर्विसेज में आपका जो हुआ है सिलेक्शन, अगर मैं गलत तो आपकी 36वीं रैंक आई, जी, हाँ। 36 जी। और ये अटेम्प्ट कौन सा था? ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, पहले 2 अटेम्प्ट की कहानी। पहले अटेम्प्ट में मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में। जैसे दिल्ली स्कूल से जब मैं पास कर गया था, तो मैंने एमफिल में एडमिशन भी ले लिया था। ठीक है। तो चूंकि उस समय विदेश जाने की मेरी इच्छा थी, तो मैं एमफिल लगभग 1-1.5 साल कर चुका था। फाइनल पेपर सबमिट होना था और चूंकि दिल्ली स्कूल से पढ़ा था, तो ठीक ठाक इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था। तो यहाँ कॉलेजेस में आपको पढ़ाने के लिए लीव वैकेंसी पे मिल जाता है। बहुत सारे लोग स्टडी लीव पे बाहर जाते हैं प्रोफेसर, तो पोस्ट खाली हो जाती है, तो आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो जी हाँ, तो मैं पढ़ाने लगा था। तो पढ़ाने में भी आनंद आ रहा था और उसमें फिर समय जो मिलता था मैं तैयारी कर रहा था। तो पहला चांस मैंने दे दिया और प्रीलिम्स हो गया। मतलब मुझे लगा नहीं कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की। बस ऑप्शनल क्या था उस टाइम पे, ये भी बताइए। इकोनॉमिक्स रखा था। इकोनॉमिक्स रखा था, हाँ। तो उसके बाद फिर जब मेंस दिया, तो मेंस भी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था और उसके साथ ही दिया। अच्छा। तो हाँ, जब मेंस आईआईएमटी में पढ़ाते थे आप? हाँ, या खालसा? शुरुआत वहीं से किया। अच्छा, आईएमटी पढ़ाया, फिर खालसा में पढ़ाया। अच्छा। फिर अलग अलग कई जगहों पे पढ़ाया। उस टाइम पे कितना पैसा मिलता था आपको? उससे मुझे लगता है ठीक ठाक पैसे मिलते थे, 25-30 हज़ार के आसपास मिलता तो था। बहुत पैसा था, हाँ। तो हमारे जो बाकी आपके दोस्त यार कहते हो यार बहुत कमाते हो, हम लोग तो इतने में। हाँ, तो मैं उस दौर में हमने कोई सेविंग नहीं की। अच्छा, कोई खूब खिलाए। हाँ, वो मतलब खिलाए पिलाए नहीं, वो दोस्ती यही होती है। हाँ, मतलब दोस्ती यारी में। दोस्ती यारी यही होती है। तो जब पहला मेंस का रिजल्ट आया, तो फिर मैं जुबली हॉल में रह रहा था जी। तो जब देखा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनके नंबर से मेरा 5-7 नंबर कम था, जिनको इंटरव्यू का कॉल आया था। अच्छा। तो मुझे अंदाज हो गया कि यार ये 5-7 नंबर से छूटा है, अगर मैं थोड़ा और पढ़ाई किया होता तो शायद मामला ठीक हो गया होता।
तो दूसरा चांस मैंने थोड़ी पढ़ाई, जैसे गर्मी की छुट्टी उट्टी में आपके आपको, ऑप्शनल क्या थे, मेंस के ऑप्शनल क्या थे? मेंस में ऑप्शनल एक इकोनॉमिक्स था और दूसरा एक पाली लिटरेचर था। अच्छा। हाँ, तो ये दूसरा चांस दिया तो फिर उस समय इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो मुझे अच्छा, पहली बार आप पीटी हुआ, मेंस नहीं नहीं हुआ? हुआ। दूसरी बार पीटी, मेंस के बाद इंटरव्यू का कॉल इंटरव्यू आया। कॉल आ गया, इंटरव्यू दिया मैं, फिर उस समय इंटरव्यू फाइनली नहीं हुआ। ठीक है। तो अब लगा कि यार आखिरी चांस बचा है, क्योंकि मैं देर से देना शुरू किया था, मैंने अपना एक चांस छोड़ दिया था। ठीक है। क्योंकि उस समय तो विदेश जाने के चक्कर में था मैं। ठीक है। मैं 3-4 साल, मैं कह सकता हूँ 2-3 साल मैंने इधर उधर फकेती में बर्बाद कर दिया। अगर यही काम करना था तो पहले करना, यही लिखा काम, हुआ ये था। हाँ हाँ, ये अगर करना तो पहले चांस पहले दे देना चाहिए था। तो बहरहाल फिर मुझे लगा कि अब आखिरी है, तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा कि लेट्स टेक द रिस्क, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हाँ, तो ये मन में पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने फुल अटेम्प्ट के साथ नहीं दिया। क्योंकि जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो भाई 24 घंटा पढ़ रहे हैं, होल टाइम। हाँ, होल टाइम पढ़ रहे हैं। अब 24 घंटे में कितना पढ़ रहे हैं, 15-16 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्लस उनके साथ कॉलेज में जो आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिर ये जस्टिस नहीं होगा, तो एक बार इसको छोड़ा जाए, फिर देखा जाए, वो तो फिर मिल जाएगा। क्योंकि मैं नेट क्वालिफाई कर चुका था। अच्छा, प्रोफेशनल लेक्चरशिप का एक वो सेफ रास्ता था। हाँ, वो कर चुका था, तो मुझे लगता था कि ये तो मिल ही जाएगा कभी न कभी, इसके बाद भी। तो फिर उस बार मैंने नौकरी छोड़ दी। और अच्छा। फिर उसके, हाँ, तब तक जब वो छोड़ी थी तो उससे पहले ये रिजल्ट आ गया था। अच्छा। इकोनॉमिक सर्विस वाला मेरे ख्याल से छोड़ी थी या उससे थोड़े दिन पहले। अच्छा। तो एक वो आ गया था, सुकून आ गया था कि हाँ, अब इसमें तो हो ही गया है। तो उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। उसी दौरान मैंने फिर मेंस दे दिया। वहाँ रहते रहते ट्रेनिंग भी चल रही थी, फिर मेंस दे दिया। तो फिर उसके बाद ईश्वर ने पहुँचा दिया वहाँ। आपको इंटरव्यू में कितने नंबर आए थे, याद है? इंटरव्यू में मेरे ख्याल से 160, 55-60 ऐसे कुछ थे। 155-60 नंबर आए थे। भाई उस समय 250 का होता था। हाँ, तो इसलिए 155-60 बहुत अच्छा नंबर है। हाँ, तो और उस पर रैंक आ गई आपकी 36वीं। जी हाँ। और थे उस टाइम पर आप बॉम्बे में, तो पता कैसे चला? हाँ, बॉम्बे में मैं इकोनॉमिक सर्विस की ट्रेनिंग, हम लोग के दौरान वहाँ आरबीआई और बाकी जगहों से अटैचमेंट था। तो मैं और हमारे 2-3 बड़े अच्छे मित्र हैं इकोनॉमिक सर्विस में, अभी भी हैं वो लोग। तो हम लोग वहाँ शाम वाम में कहीं क्लास ख़त्म हो गई थी, कहीं जाने आने का प्लान था। बिकॉज शाम के बाद आप वहाँ खाली रहते हैं जब तक डिनर नहीं है। तो तब तक इन 2 मित्रों को कहीं से पता चला कि भाई उसका रिजल्ट आ गया है। अच्छा, मुझे एक मन में डर भी रहता है और लग रहा था छोड़ो यार, कौन पूछने जाए, पता करने जाए। तो उन्होंने कहा नहीं चलिए पता करते हैं। मैंने कहा यार बम्बई में कहाँ पता करेंगे, यहाँ उस समय ना इतने सारे मोबाइल का भी सिस्टम नहीं था। तो मैंने कहा नहीं आप, तो ज़बरदस्ती वो फिर मुझे पकड़ के, पता नहीं कौन सी एक जगह थी जहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ शायद रिजल्ट आता है। अच्छा। तो वहाँ गए हम लोग, और जब तक हम लोग वहाँ बम्बई में पहुँचे उस जगह पे, तो तब तक वो बंद हो गया था। वो खाली एक चौकीदार दिखाई दे रहा था, बाकी वो शटर दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा नहीं साहब, इसके अंदर तो सब बंद हो गया, हमें कुछ पता नहीं है अंदर क्या लगा है नहीं लगा है। तो हम लोग फिर बाहर आए। तो बाहर आ गए तो फिर मैं अब सोचा कि चलो इसी बहाने ये टला। ये दोनों मान नहीं रहे थे, ये दोनों इकोनॉमिक सर्विस में थे। तो कौन दोनों से नाम लेना चाहेंगे? हाँ, वो एक 2-3 लोग थे। एक हमारे मित्र हैं एन श्रीनिवास राव। अच्छा। एक राजीव हैं जो अभी फॉरेन सर्विस में है। अच्छा। और एक यशवीर हैं जो इकोनॉमिक सर्विस में। अच्छा। तो ये 3 लोग थे, हम थे। तो वो थे कि रिजल्ट देखो। हाँ, पता है। अच्छा, मैं रिजल्ट से भागना चाह रहा था। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ हम लोग रहते थे, जहाँ से ट्रेनिंग हमारी चलती थी, वहाँ फ़ोन करते हैं, वहाँ शायद किसी को पता हो। तो इन लोगों ने फिर वहाँ फ़ोन लगाया। तो उधर जो एक कोई जो वहाँ रहती थी उनको शायद पता चल गया था। अच्छा। तो उन्होंने इनको फिर बताया। तो ये उससे फ़ोन किया जो पीसीओ उस समय होता था, मोबाइल तो उस समय नहीं था। पीसीओ से फ़ोन किया, फिर उन्होंने पूछा उससे। तो उसने छूटते ही पहले यही जवाब दिया। हाँ, क्या जवाब कि हो गया कि आईएएस बन गए। हाँ, तो थोड़ा मतलब उसको डाइजेस्ट होने में और पचने में कितना टाइम लगा? मतलब वो एक सडन घटना होती है, सडन घटना। आपको उस रात नींद आई थी? अब याद तो नहीं है बहुत ज़्यादा उस समय की, बट उस समय मतलब लगभग काफ़ी देर तक हम लोग जगे रहे थे।
बहुत देर तक जगे रहे थे मतलब। तो वहाँ पे बॉम्बे में जो थे जी आप इकलौते क्वालिफाई आपने किया था, बाकी और किसी और का भी नहीं, रिजल्ट आया? उसमें से तो मैं अकेला अच्छा, ही उसमें था। से अकेले हाँ, थे। अकेला था और शायद किसी ने दिया नहीं था मुझे, जहाँ तक याद है। अच्छा, हाँ, मैं ही दिया था शायद। और वो भी 36वीं रैंक। हाँ। मतलब कलेक्टर बनना तय था, कोई इसमें डाउट था ही नहीं आईएएस मिलेगा या नहीं हाँ मिलेगा। हाँ, तो ईश्वर ने पहुंचा दिया और मेरे फिर को। घर वालों को कैसे बताया आपने? हाँ, तो फिर उसके बाद वहीं पे मैंने फिर घर पे फ़ोन था। तो अब वो मैंने सोचा कि अब घर पे फ़ोन कर देना, मतलब मैंने फिर फ़ोन लगाया वहाँ से, तो पिताजी उस समय घर पे थे नहीं। अच्छा। और माताजी को भी फिर मैंने सोचा कि माताजी होंगी, माताजी भी घर पे नहीं थी, तो फ़ोन उठा नहीं। तो एक हमारे पड़ोसी, पुराने पड़ोसी रहते थे, फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया अच्छा। कि बताने के लिए कि माताजी को ये बता दीजिएगा कि मैं फलां, मतलब तो आपका संवाद हिंदी में होता है या वहाँ के मैं लोकल? भोजपुरी में होता। तो माताजी से तो जो भोजपुरी। एग्जैक्ट बोला वो बताइए आप। तो वो संवाद तो कुछ ऐसा हुआ, मैंने उनको कहा कि भाई माताजी के बता दिया कि हम कलेक्टर बन गए नहीं। अब यही भाषा वो समझ सकती हाँ थी। बिल्कुल यही है। हाँ क्योंकि देखिए क्या है ना सर, आप भी जी। बिहार से, मैं कह सकता हूँ कि प्रवासी बिहारी के तौर पे माइग्रेटेड है, जिसका कि अब नौकरी में आने या पढ़ाई के दौर से ही अधिकतर वक्त बिहार से बाहर बीता, हाँ चाहे उत्तर प्रदेश में बीता काम के सिलसिले में, दिल्ली में पढ़ाई के सिलसिले में। तो इसीलिए अब जो हमारे वाले उस जनरेशन के जो बच्चे हैं, शायद वो मदर टंग उस लिंगुआ फ्रैंकवा में जिसमें हम बात करते थे वो उनमें उतने सहज नहीं है जितने हमारी तो भाषा दूसरी हो नहीं सकती। हो नहीं सकती है। मतलब हिंदी या अंग्रेजी में आप बातचीत अपने पिताजी माताजी से शायद ही कभी की हो। एक्चुअल में आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं जब उस समय भोजपुरी में, माताजी से चर्चा मेरी भोजपुरी में ही बिल्कुल होती बिल्कुल। थी, और पिताजी से भी मोरलेस भोजपुरी में ही होती थी। कभी बट कभार हाँ, हिंदी में हो जाती बिल्कुल। थी। हाँ, बट भोजपुरी में बातचीत बिल्कुल ठेठ वाली होती थी। हाँ हाँ। तो जो ठेठ वाली होती थी ना, उसमें वो मुझे तब समझ में आया जब मैंने पाली लिटरेचर ऑप्ट किया। अच्छा। अब आपको उसकी घटना मैं जी बताता बताइए हूँ। प्लीज। मैं जब तय किया कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो मैंने दूसरा ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया। एक ऑप्शनल तो क्लियर था कि मुझे इकोनॉमिक्स रखना इकोनॉमिक्स है, है बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शनल मैंने बहुत सब्जेक्ट पढ़े, बट किसी में जमा नहीं मजा। तो मैं, एक हमारे सीनियर थे, जुबली हॉल में ही रहते थे, दिनकर जी। अच्छा। हाँ, तो वो पाली में पीएचडी कर रहे थे। अच्छा। पाली, तो उनके ऐसे ही खाना वाना खा के हम लोग हॉस्टल में जनरली लंच के बाद, डिनर के बाद आदमी टहलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी दौरान टहल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। तो मैंने कहा सर आजकल, अब सीनियर थे तो हम लोग, एक आदत थी हॉस्टल में सर कहने की। तो मैंने कहा सर आजकल मैं दूसरा जो ऑप्शनल है वो ढूंढ रहा हूँ, कई किताबें हमने एनसीईआरटी की पढ़ी लेकिन कुछ मामला जमा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको एक किताब दूंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं गया उसके बाद सुबह। अच्छा, मैं उस समय तलाश में था, तो मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट करके उनके कमरे में गया, तो उन्होंने एक पतली सी किताब दी जिसका नाम था मध्यम निकाय। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मैं कहा इसको ले जाइए और 2-4 दिन में पढ़ के इसको फिर आइएगा। तो मैं ले गया, और कौतूहल बहुत था उस समय। तो मैं आया और धकाधक उसको तेज़ी से 10, 15, 20 पेज जितना पढ़ सकता था 2-3 दिन में पढ़ गया। फिर पढ़ के उसके बाद गया, तो उन्होंने पूछा कि क्या इसमें लिखा है। तो मैंने उनको मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया था तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा आप रख लो। तो मैंने कहा सर ये सब्जेक्ट मैंने कभी ना पढ़ा, नहीं इसका ना मैं ग्रामर जानता हूँ। उनका देखो, आपने बिना कुछ रेफ़र किए हुए 15-20 पेज पढ़ के मुझे बता दिया है, मैं समझ गया कि आपकी पकड़ इसमें कितनी है, तो आप आँख मूंद के इसको रख लो। और उनकी भविष्यवाणी बड़ी सही साबित हुई। पाली ने मुझे हर बार बड़े अच्छे नंबर दिए। अच्छा। हाँ, हर बार बड़े अच्छे नंबर दिए। तो उस समय मुझे समझ में आया बाद में कि जो लैंग्वेज पे जो मेरी अभी बाद में जो मैंने डेवलप किया, हिंदी लिटरेचर में जो मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो माताजी से जो संवाद होता था तो मैं भोजपुरी के बड़े सारे शब्द जो है मेरी डिक्शनरी में घुस गए, और मैं कविताओं में आ गए। हाँ, और उससे मैं पकड़ता बहुत था। जैसे किसी शब्द का ओरिजिन जो है तो भोजपुरी में उसको क्या बोलते हैं, फिर उसका रूट क्या है, तो संस्कृत में उसका क्या रूट है। जैसे संस्कृत हम लोग 10वीं तक पढ़े हैं। बिल्कुल। और मेरे डिवीज़न को निर्धारित करने में, परसेंटेज को निर्धारित करने में संस्कृत का भी रोल था। तो वो बड़ी मतलब कायदे से हम लोग ने संस्कृत पढ़ा है। तो संस्कृत पढ़ा मैंने,
भोजपुरी पढ़ी, हिंदी पढ़ी। तो इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद जब मैंने पाली पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सारे शब्द मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी किसी न किसी भोजपुरी में किसी विकृत रूप में वहाँ मौजूद है। तो वो मुझे लगता है कि जो मदर टंग है, जिस पर आजकल सरकार कह रही है कि आप मदर टंग में पढ़ाओ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा किया। नहीं, एक दूसरा मैं इसको इस लिहाज से भी देखता हूँ, वो आपको कनेक्ट करता है अपने रूट्स से। जी हाँ। भाई मदर टंग वही होगा जो जिससे आपका रूट्स जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी जो बोलती थी उनसे पीछे के लोग, तो एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, सिर्फ वो पढ़ने वाला नॉलेज वाला नहीं, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। तो फिर मम्मी से बात कब हुई? ये तो आपने मैसेज छोड़ दिया, उनका फोन फिर अगले दिन सुबह दूसरे दिन फिर बात हुई, क्योंकि रात में वो लोग आ गए थे। वो उसी हमारे जो पड़ोसी थी उन्हीं के यहाँ गई हुई थी वो। अच्छा। वो रास्ते में थी जब मैं फोन किया था। ठीक है। मतलब उधर से वापस घर आ रही थी। तो वो जब घर पहुंची दौड़ के आए होंगे। लौट के घर आई तो उन्होंने फोन करके बताया। तो फिर रात देर हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, बिकॉज हम भी तो उस समय हॉस्टल में ही थे। तो उनको लगा कि वो फिर दोबारा सुबह फोन करेगी, क्योंकि जनरली मैं सुबह शाम फोन करता था। हाँ, तो फिर जब सुबह बात हुई तो स्वाभाविक है किसी माता पिता के लिए इससे और खुशी की ज़्यादा क्या बात हो सकती है। हाँ, तो और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि वो माता जी चाहती यही थी शायद कि मैं यही नौकरी करूँ। हाँ, तो माँ बाबूजी की इच्छा जो है, हाँ, शायद वो पूरी होगी। और फिर उसके बाद आपको मिला उत्तर प्रदेश कैडर। जी। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सबसे बड़ी चुनौती भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है जी, और लोगों से जुड़ने का मौका भी। जी हाँ। तो आप आम लोगों के बीच में जाके खास नहीं बने, बल्कि आम लोगों के बीच में जाके खास बनने के बावजूद आपने उसको उस नज़रिए से देखा जो कि एक आम इंसान का नज़रिया होता है। मैं आपकी जो स्टोरी, जो पहले मैं भी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया हुआ है, आपकी जो काम करने की शैली है ना, उसमें आप जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जाते रहे। जी। ऑफिस में बैठ के कलेक्टर वाला चैम्बर आपने तोड़ा कम। जी। ऐसा करने के पीछे आपका क्या ग्रामीण परिवेश या जहाँ से आप आए वो चीज़ आपके दिमाग में था कि उसको बदलने से ही देश का विकास होगा, या कुछ और थॉट था जो आपको ऑफिस के चैम्बर से उठा के पब्लिक के बीच में ज़्यादा ले जाता रहा? इसमें कई कारण थे। अच्छा। कई कारण थे। एक तो जब मैं ऑफिस में रहता था तो 2 घंटे 4 घंटे रहने के बाद मुझे लगता था कि कुछ देखना चाहिए, जो हम चीज़ें आंकड़ों में देख रहे हैं ये ज़मीन पे कितनी सही है। जो लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं हमसे, जनता दर्शन के समय, जब वहाँ ज़मीन पे जाएं तो देखें वहाँ की सरकारी मशीनरी कितनी चुस्त दुरुस्त है। और वहाँ जाने पे बड़ी सारी चीज़ें, भाषाएं, उनकी संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें, उनके अपने बोलने के स्टाइल, बात करने के तौर तरीके, वो सब मैं देखता था तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आता था। और उनकी जो परेशानियां हैं वो वहाँ बड़ी कायदे से समझ में आती थी। और अगर आप ज़मीन पे जितना जाएंगे तो ज़मीन की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। अच्छा। हाँ, ज़मीन जो है ना वो पेड़ को बड़ी मजबूती से बांध के रखता है। तो आप चाहे जितने भी आपके अंदर हुनर हो जाए, ज़मीन अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो पेड़ स्थिर नहीं रहेगा। तो मैं मतलब ये तो अब समझ में आता है, लेकिन उस समय मैं जाता था तो मुझे वहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी से समझ में आती थी, फील्ड की चीज़ें। तो ये मेरा उद्देश्य था। हाँ। एक चीज़ बताइए, मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मतलब पीएम, सीएम और डीएम, 3, इसमें सही मायने में कोई एक आदमी जो कि लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। वो लोग तो पॉलिसी बनाते हैं, प्रधानमंत्री भी पॉलिसी तय कर देते ऐसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी एक पॉलिसी बना देंगे, लेकिन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी कि आम आदमी वाकई वैसा हो जाए, वो कलेक्टर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर चाहे तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दे। आप कलेक्टर बहुत जिलों में रहे, एक डीएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है वो आप बताइए। और ये बताइए कि एक डीएम अगर ईमानदारी से काम करे तो वो कैसे हमारी सोसाइटी को सब एकदम आमूलचूल ट्रांसफॉर्म करके बेहतरी के लिए बदल सकता है। दोनों चीज़ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो आपकी ये होती है कि आपके पास समय सीमित होता है। अच्छा, समय सीमित होता है। हाँ, क्योंकि महकमे इतने हैं, स्कीम्स इतने हैं और करने के लिए इतना कुछ है कि आपके पास समय सीमित होता है। ये तो मान के चलिए आप। अब उस सीमित समय में आपको मैक्सिमम रिजल्ट देना है। ठीक है। और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करना है, उस पर खरा उतरना है। और इसके बीच में हमेशा कशमकश बनी रहती है कि आज ये छूट गया तो कल ये, अच्छा कल कर लेंगे, फिर कल वो किया तो ये छूट गया। लेकिन वो कशमकश जो है आपको रोज़
कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों, जो कल छूट गया उसको आज कर लिया, जो आज छूटा उसको कल कर लिया, छोड़ने नहीं देता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप करते रहते हैं और धीरे धीरे आप वो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या बाकी चीज़ें जो होती है वो आप सीखते भी हैं कि कैसे इस काम को मैं कम समय में करूं, इसमें और कुछ लोगों को ट्रेन करूं, टीम बनाऊं, बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। बिल्कुल। बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी समय समय सीमित है। समय सीमित है। और दूसरा जो प्रश्न था आपका, क्या था, मैं मेरे दिमाग दूसरा मैंने कहा कि वो कितने लोगों को कैसे जिंदगी बदल सकता है। देखिए, आपके पास जिस समय जो व्यक्ति आता है वो समझिए कि आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो आएगा तो किसी न किसी स्कीम, किसी न किसी महकमे के बारे में कुछ बताएगा। अच्छा। और वो एक सैंपल की तरह होता है। जैसे आप चावल बना रहे हैं, उसका एक दाना है, तो एक व्यक्ति जो आया है वो बताएगा कि आप जो आंकड़े भेज रहे हैं, जो आंकड़े भर रहे हैं, उस आंकड़ों में कितना वो चावल कितना पका है, कितना नहीं पका है। हाँ, तो उसको उस तरीके से अगर आप देखिएगा तो आप उसमें फील्ड में फिर जब जाइएगा तो आप सोचिएगा कि इसको कैसे हम ठीक करें। फीडबैक है ना, फीडबैक है, तो वो बहुत अगर आलोचना भी है तो उसको फीडबैक के तौर पे देखिए, आलोचना उसको नहीं मानना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हम कोई दुकान पे कोई बर्तन बना रहे हैं, तो बर्तन को हम जैसे जैसे बनाते हैं तो जो दुकान पे रखते हैं तो लोग आते हैं तो उस पर कमेंट देते हैं कि साहब यहाँ थोड़ा पिचका हुआ है, थोड़ा ये है, इसको ठीक कर दो, या लाल है, हरा है, इसको हटा के थोड़ा सफ़ेद और इस कलर में कर दो। तो वो तो आपके प्रोडक्ट के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। और हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक के साथ भी जुड़े हैं और सर्वेंट भी हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑफिस के सर्वेंट नहीं हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं। हम पब्लिक की आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए हमारा दायित्व है, ये ध्यान रहना चाहिए। और सर्वेंट इसलिए है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जिस दिन आप इसको सेवा समझिएगा उस दिन आपको काम में आनंद आता है। जिस दिन आप इसको बिजनेस समझने लगिएगा या कुछ और समझने लगिए तो आपको बड़ी बोरियत होगी। सेवा समझिएगा तो लगेगा कि कितना करते जाएं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए वो उस दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि सर्विस है। अब एक अहम सवाल बताइए, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे, उत्तर प्रदेश में भी रहे, कश्मीर में भी रहे, दिल्ली में भी हैं, और अलग अलग जगहों पे आपने काम किया है। जो आईएएस होता है जब वो काम करता है ना, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि दोहरी चुनौती होती है। एक तो नीचे से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करिए, और दूसरा कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, आप उसे पॉलिटिकल प्रेशर भी कह सकते हैं या नेता की आकांक्षा भी कह सकते हैं, अपेक्षा भी कह सकते हैं कि भाई आपसे ये अपेक्षा है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए। वो जो दबाव कह लीजिए, आकांक्षा कह लीजिए, अपेक्षा कह लीजिए, वो कितना होता है और एक आईएएस अधिकारी उसे डील कैसे सक्सेसफुली करता है, वो भी बताइए प्लीज। दबाव है या अपेक्षा है, ये बताइए। हाँ, मैं आपको वही, अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। तो एक तो होता है कि अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, आप मैक्सिमाइज करिए। ठीक है। और एक होता है कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपके पास कॉन्स्टेंट है, उसमें आप ऑप्टिमाइज करना है। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिए कि जो एक यहाँ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि लोग, जैसे मैं एक कवि का उदाहरण देता हूँ कि उसकी जो कविता है सबसे बड़ी तब हो जाती है जब कवि का हृदय लोक हृदय की बात करता है। कवि का हृदय लोक हृदय से जुड़ जाता है तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। उसी तरह से जो रिफॉर्मर होता है, जो समाज सुधारक होता है, उसका जो हृदय है, उसका जो नारा है, वो लोगों के हृदय के साथ जुड़ के नारा देता है तो बड़ा रिफॉर्मर हो जाता है। उसी तरह से जो पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो जब भी इलेक्शन में जाते हैं तो पब्लिक की आकांक्षाओं को अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कवि और जो पब्लिक का जो हृदय है या जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, वो जुड़ जाती हैं, फिर उसको विजय मिलती है। तो आपको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आपके पास नियम कानून भी हैं और वहाँ पब्लिक की जो आकांक्षाएं हैं उसे भी देखना चाहिए। तो वो एक आर्ट है जो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं कि नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए उस चीज़ को कैसे हमें पाना है, कैसे पूरा करना है। तो कभी मतलब ये एक आर्ट है, ये मुझे लगता है कि हम लोग मतलब प्रेशर हैंडल करने या एक्सपेक्टेशन हैंडल करने का सीख जाते हैं। हर चीज़ का
प्रॉस एंड कॉन्स होता है भाई। किसी चीज़ को पाने के 3-4 तरीके हैं, किसी मंजिल को पाने के 3-4 रास्ते हैं। जी। इस रास्ते से जाने की ये नफ़ा नुकसान है, इस रास्ते से जाने के नफ़ा नुकसान। तो ये सब चीज़ें आपको वो वहाँ दिखाई देती हैं। और जो हमारे ऊपर जो राजनीतिक जो हमारे बॉसेस होते हैं वो समझते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा। ये हाँ, मतलब मैंने जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वो ये सब बातें समझते हैं। अच्छा। और वो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। ज़मीन की उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। हम भले पढ़ लिख के आए, बट मेरा अनुभव रहा है कि उन लोगों की पकड़, कॉमन सेंस बहुत मजबूत होता है। अच्छा। और कभी कभी उनके सवाल हमें हिला देते हैं, जो हम सोच नहीं सकते हैं कि ये सवाल भी हो सकता है। अच्छा, जी हाँ, चलिए बहुत तो अच्छा। मेरा अनुभव ये रहा है। ठीक, ये बताइए, आप कश्मीर में भी रहे, और कश्मीर में आप तब रहे जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया था। उससे पहले कश्मीर गए थे कभी? जी हाँ, मैं 2 बार कश्मीर गया था। 2 बार? हाँ, एक तो मैं सरकारी कैपेसिटी में या नहीं पर्सनल? नहीं, एक बार तो जब मैं स्टूडेंट था, अपने माता पिता के साथ भ्रमण पे कश्मीर गया था। ये बात रही होगी 78 के आसपास की। 78 में? 78 में, ओह। हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ जो चीज़ देखी थी कश्मीर में, उस समय शालीमार, निसात गार्डन यही सबसे लोकप्रिय हुआ करते थे। तो इन दोनों में से किसी एक में मैंने गए थे? देखा था कि वहाँ किसी दक्षिण भारतीय फिल्म की शूटिंग हो रही थी, अच्छा। जिसके लिए कश्मीर जाना जाता था। हाँ। हाँ, तो जो हम लोग सुनते थे वो सही में हमने वहाँ देखा। और वो सिनेमा का जो पूरा लाव लश्कर लगा हाँ, होगा। लाव लश्कर जो लगा हुआ था वो मैंने पहली बार वहाँ देखा था। हाँ। और छोटे शहर बेतिया का व्यक्ति जो है, बेतिया का एक जो बच्चा है, वो पहुँच के फिल्म के पूरे इकोसिस्टम को देख रहा था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मैंने एक क्या कही, मतलब बड़ी सही चीज़ बात। थी जो मैंने देखी थी। तो एक तो उस रूप में गया था। देखिए, तो बड़ा दिलचस्प है, आप कश्मीर उस टाइम पर गए। जी हाँ। फिर एक दिन आप कश्मीर काम करने के लिए जब गए, और फिर फिल्म डिवीजन के जो आप एंट्री बन गए। तो फिर हाँ, और उसके बाद दूसरी बार जब मैं गया था तो मैं 16 में गया था। अच्छा। एक हाँ, उस समय सरकारी जरूर मैं सरकार में था, बट मैं एक टूरिस्ट की तरह गया था। अच्छा, पर्सनल ट्रिप था? हाँ हाँ, पर्सनल ट्रिप था। तो उस समय मैं गया था। और तो जब उस समय गया था तो उस समय तो कश्मीर के यही 2-3 जगहों पे हम लोग जा पाए थे, बिकॉज शायद उतने जगह खुले नहीं थे उस समय। बट 16 में जब मैं गया था तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए थे। जी। तो कश्मीर की जो खूबसूरती है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसका आकर्षण है, जो उसको जन्नते फिरदौस कहा जाता है, तो ये सब चीज़ वहाँ मैंने देखा। तो 2016 में जब मैं गया तो मैंने देखा। अब सोचिए, मैंने ये सवाल क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा कि आपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले 2 बारी कश्मीर गए। एक बार तब गए जब बचपन था आपका, जी हाँ। ठीक है, छोटपन में गए, और दूसरा तब गए जब आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते थे, एक अधिकारी के तौर पे भी, बेशक वो आपका पर्सनल ट्रिप था। अब फ़र्क बताइए मुझे, क्योंकि उसके बाद आप वहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। 2 साल के करीब आपने वहाँ पर काम किया। आपने ग्राउंड पे भी लोगों को देखा होगा, कश्मीर के उस बदलाव को महसूस भी किया होगा। तो वो ज़रा मुझे समझे, पहले का कश्मीर और बाद का कश्मीर, और 2 साल में फिर ग्रेजुअली कितना बदलते अपने आप को देखा आपने? पहले तो मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि जब मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, मतलब महामहिम राज्यपाल जी के साथ, तो उस 2 साल में जो हम लोगों ने काम किया, तो मुझे याद है कि 2022 में जो हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ था जी। तो उस समय राष्ट्रगान के लिए जो है लोग क्या कहते थे, और जब हर घर तिरंगा कैंपेन हुआ 2022 में, तो मैंने फ़र्क देखा। अच्छा। हाँ जी, कश्मीर वैली जो है, हर घर तिरंगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन था, जो आह्वान था 15 अगस्त 2022 को, तो मतलब पूरे स्कूलों से पता नहीं कहाँ से लोग सड़कों पे तिरंगा लेके निकले थे। और ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल थे जिनके परिवार के लोग आतंक से कहीं ना कहीं जुड़े थे, दूर से नज़दीक से। अच्छा। हाँ, किसी के पिताजी थे जो स्कूल में टीचर थे। मैं सब नाम लेना यहाँ नहीं मुनासिब मतलब समझता हूँ। बदलाव की बयार आप जी महसूस हाँ। कर रहे थे? नहीं, मैंने देखा, मतलब बड़ा देखा कि कश्मीर में लोग राष्ट्रगान के बारे में क्या धारणा रखते थे। 2020 में जब मैं गया था सितंबर में, और जब प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब वो 15 अगस्त वाला कैंपेन था, उस समय मैंने देखा था कि छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां, सारे के सारे लोग जो है हाथ में तिरंगा लेके और उस कैंपेन में सड़कों पे निकले थे। वो मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब
आश्चर्यचकित तो क्या लेकिन मतलब। आप तो जब गए थे शुरू में, जी उस हाँ। टाइम पे जस्ट हटा ही था, जी तो मामला तब तो ज्यादा वोलाटाइल होगा अंदर अंदर। जी हाँ, हाँ बहुत था उस समय तो, मतलब उस समय धीरे धीरे अभी आना। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लोगों के साथ करने के लिए आपने किस तरह के मतलब काम किए वहां पर? इंटरेक्शन बढ़ाया, कुछ कुछ तो किया होगा आपने। देखिए ऐसा है, हम लोग तो मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जी तो बिल्कुल। महामहिम जी जो भी उनके अपने चीज़ें होती थी, उनके जो प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ होती थी या गृह मंत्री जी के यहाँ से जो भी जी बिल्कुल। नीतियाँ आती थी, उन सब को लागू करने के लिए जो महामहिम हम लोग को आदेश देते थे, हम लोग उसको मुस्तैदी से 100% और जितना स्पीड हो सकता था मैक्सिमम स्पीड में इम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा। ये सबसे उसका कटिंग एज था। और उस इम्प्लीमेंटेशन में लोगों के साथ बातचीत और जुड़ाव, उनकी सोच क्या है, ये सब हम लोग पकड़ने की कोशिश करते थे। और उससे पहले परखने की कोशिश करते थे कि अगर ये होगा तो इसमें कैसे किया जाए कि पब्लिक को कोई ये नाराज़गी ना हो, इसका कोई फॉल आउट ना हो जाए, उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। ये सब समझने की हम लोग कोशिश करते थे। और एक बार जो चीज़ें तय हो जाती थी तो फिर पूरी टीम जो है वो समझिए कि ब्रेक नेक स्पीड से वो लागू करती थी। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा 2 साल का अनुभव यही रहा। ओके। आपने कश्मीर में मनोज सिन्हा जी के साथ काम किया, आपने और भी दूसरे नेताओं के साथ भी अलग महकमे में काम किया होगा, और जगह बहुत चुनौतीपूर्ण है था, और वक्त भी, अब देखिए उस टाइम की बात आज की बात में बहुत अंतर है। जी वो काम करने का उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि नेता के तौर पर, नेता से भी भूल जाइए, आपके एक सुपीरियर सीनियर नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति, और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो जरा समझाइए। वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक अधिकारी हैं। आप जब नेताओं के साथ अपनी केमिस्ट्री और एक सोच, सरकार की सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे बताएंगे, तो वो हो सकता है दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी मददगार होगी कि देखो एक वोलाटाइल सिचुएशन में जब एक ऑफिसर जाता है, सरकार की सोच ऐसी होती है, जनता के मन में कुछ और होता है, तो बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए ये तो एक हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल होता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा शायद समझा नहीं पाऊंगा आपको, बिकॉज ये मेरे अंदर है। अब मुझे आप इस पे कहेंगे कि मैं इस पे कोई लेक्चर दूं या अगर कोई किताब लिखने की बात आए तो शायद मुश्किल होगा। बट मोटे तौर पर देखिए, मैंने पहले जो बात कही है वही मैं इस फॉर्मूले को या इस काम करने के जो स्टाइल को मैंने हर जगह इसी तरह से काम किया है। अच्छा। कि किसी भी जो उनका जो स्कीम होती है या उनका जो भी आदेश होता है, उसको लागू करने के जो जितने भी तरीके हो सकते हैं, उसके सबके प्रॉस एंड कॉन्स, नफ़ा नुकसान आपको उन्हें बताना चाहिए। और उसके बाद मेरा अपना अनुभव रहता है कि वो बताते हैं कि ठीक है ये वाला सही है, ये आप करिए। तो इस तरह से उनके दिमाग में चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। हाँ, तो ऐसा हमें पता नहीं, ये कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, बट मुझे कभी इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं रहा। मुझे चीज़ें दिखती थी कि हाँ ये अचीव करना है, और इसके अचीव करने के ये 2-4 तरीके जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो ये है, इस तरीका का ये नफ़ा नुकसान है, इस तरीका ये नफ़ा नुकसान है। और सबको अगर आप उनको बताएंगे तो वो लोग समझते हैं। मतलब मेरा तो यही मानना है। ये पता नहीं हम लोग में से कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम बहुत काबिल हैं, ऐसा नहीं है। वो जैसे मैंने आपको लोक हृदय वाली बात बताई थी कि पब्लिक के हृदय से जब तक पॉलिटिशियन, कवि, रिफॉर्मर कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो बड़ा नहीं होता है। हाँ, वो बड़ा नहीं होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। शैलेंद्र जो बहुत बड़े गीतकार हुए, जी बिल्कुल। राज कपूर साहब की फिल्मों में बहुत गाने वाने उन्होंने लिखे, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं भी उन्होंने लिखी। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था शैलेंद्र के बारे में, तो उसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि जब शैलेंद्र शुरू में जब कविताएं लिखना शुरू किए थे, अभी फिल्मों में नहीं आए थे, तो उन्होंने अपनी कविताएं एक बहुत बड़े देश के आलोचक को भेजी थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, वो क्योंकि मैं दोनों बड़े हैं, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ वाकया बताना चाह रहा हूँ, हृदय वाला, कि लोक हृदय और कवि हृदय कैसे जुड़ता है तो बड़ी चीज़ें होती हैं। और कई बार हम लोग चूकते हैं उसको परखने में। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं तो हम हमेशा सही परखेंगे। तो उन्होंने अपनी कविताएं भेजी किसी माध्यम से, तो वो जो बड़े आलोचक साहब थे वो शायद समय अभाव रहा होगा तो नहीं देख पाए। तो शैलेंद्र को स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगा कि बड़ी उम्मीद से उन्होंने कविताएं भेजी थी। तो
अच्छा, वो ऐसा शैलेंद्र को लोग मानते थे कि भाई वो साहित्यकार नहीं है। हाँ, वो फिल्मों में गीत इतने बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन उनको कुछ लोग मानते थे कि वो बड़े साहित्यकार नहीं हैं। तो एक बार वो जो बड़े आलोचक साहब थे वो कभी बम्बई में गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, तो एक होटल में रुके हुए थे। तो जब थोड़ी देर में एक उधर से नारा उनको सुनाई दिया, जिस तो बाहर निकले कि भाई बड़ी ज़ोर से लोग वो नारे लगा रहे थे कि हर जोर जुर्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तो बाहर आए और देखे कि हजारों लोग इस नारे को आवाज़ दे रहे हैं। उस दिन उनकी धारणा शैलेंद्र के बारे में बदल गई, क्योंकि ये नारा शैलेंद्र ने लिखा था। अच्छा, तो शैलेंद्र ने लोगों की पीपल्स पल्स हाँ, पीपल्स पल्स जो है, लोक हृदय को शैलेंद्र ने पकड़ा था। और वो जो साहिबान थे वो देख नहीं पाए थे कि शैलेंद्र ने कितनी बड़ी बात लिख दी। इस नारे को लिखने में जिंदगी बीत जाएगी, ऐसा नारा नहीं निकलेगा। तो गाना लिखना वो अलग चीज़ है, बट गाने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोक हृदय से दूर हो गए हैं। हाँ, देखिए, वो तो एक विधा है। गाने जो लिखे जाते हैं उसकी स्टाइल अलग होती है, जो कविताएं लिखी जाती हैं, जो मंच पे पढ़ी जाती हैं, जो किताबों में छपती है, सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं, सबका अलग अलग इकोसिस्टम होता है। बट ये नहीं है कि अगर आदमी गाना लिख रहा है तो वो बड़ा साहित्यकार नहीं। अभी मैं आ रहा हूँ, कविता की तरफ भी आऊँगा और गाने की तरफ भी आऊँगा, तब क्योंकि आप कविताएं भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, साहित्य से आपका प्रेम है। और ये है कश्मीर पे, देखिए, एक मैं आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछूंगा। कश्मीर तमाम चीज़ों को होने के बावजूद बार बार वहाँ पे आतंक की बात होती है, सरकार तमाम कोशिशें करती है। आप जेन्युइनली बोलिए, आप जेन्युइनली बोलिएगा कि क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ टाइम में, हमारे लाइफ टाइम में एक दिन ऐसा होगा जब हम कश्मीर के बारे में जब बात करेंगे तो बिल्कुल आतंकवाद की चर्चा नहीं होगी, वैसे ही जैसे एक दौर में पंजाब में था, आज पंजाब में मिलिटेंसी की बात नहीं होती, कभी कश्मीर के लिए भी हम ऐसे ही बात करेंगे जब आतंकवाद वहाँ पे नहीं होगा ऐसा मुमकिन? मैं आप ही के सवाल से उत्तर निकाल रहा हूँ जी। आपने कहा कि पंजाब में एक दौर था जी। और वो दौर ख़त्म कैसे हुआ? जब लोगों ने ये महसूस कर लिया कि मुझे इनको पनाह नहीं देना है, तो ये दौर ख़त्म हो गया। जी। ये चीज़ मुझे कश्मीर में दिख रही है। अच्छा। अभी हाल की जो घटना हुई थी, जी। मैं जितना कश्मीर को पढ़ा हूँ या जितना दिन मैंने देखा है, जी। इतने सारे लोग इस पहलगाम घटना के विरोध में, किसी भी इस तरह की घटना के विरोध में इतने सारे लोग एक साथ अक्रॉस पार्टी लाइंस कभी सड़कों पे नहीं आए थे। लोकल्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात को दर्शाता है कि उनको ये महसूस हुआ कि ये गलत हुआ है, और ये बहुत बड़ा सिग्नल है। तो ये सरकार ने जो पिछले 2-4-5 वर्षों में जो काम किया है, ये उसका प्रतिफल है कि इतने सारे लोग एक साथ और बिना किसी पार्टी लाइन में बटे हुए। हाँ, पार्टी लाइन कहीं हाँ, मतलब क्या व्यापारी, क्या शिकारा चलाने वाला, क्या टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला, क्या होटल वाले, क्या स्टूडेंट, सारे के सारे एक साथ सड़कों पे आए। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये तो सामाजिक चीज़ है, इसमें कोई मैं सक्षम नहीं हूँ इसको बताने के लिए कि ये कितने दिनों में हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा सिग्नल है। देखिए, एक चीज़ और बताइए, चूँकि आपने तो बहुत वहाँ पे इतने करीब से देखा और लोगों के बीच में जाके काम किया है, जो आप करने के लोकल्स को, लोगों को जिस दिन समझ में पंजाब में आ गया तो ख़त्म हो गई मिलिटेंसी, कश्मीर में भी होगा तो ख़त्म हो जाएगी। अमूमन कश्मीरी तो अच्छे हैं जो कि हमने देखा, लेकिन वहाँ पर OGW टाइप जो लोग जो काम करते हैं, ऐसे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 12,000 के आसपास की बात हो रही है कि OGW वहाँ पे है, उसको कैसे चेक किया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है और एक अलग से पूरा इंटरव्यू उसी पे हो सकता है। मतलब मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूँ कश्मीर के बारे में, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा दिन काम किए हुए लोग हैं जो इस पे बहुत विस्तार से बता सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे सरकार ने अपनी स्कीमों का लाभ जो वहाँ नहीं पहले पहुँचती थी, जिनका लाभ वहाँ नहीं पहले पहुँचता था, जब पहुँचाना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग सरकार से जुड़ना शुरू हुए और इन सब चीज़ों से विरत हुए। ये जिन प्रोफेशंस की आप बात कर रहे हैं, उन सब प्रोफेशन से लोग विरत होना शुरू हो गए। तो मैं इसको उस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जैसे जैसे मतलब एज फास्ट एज द फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट परकोलेट
जितनी तेजी से विकास के जो फल हैं वो लोगों का तक पहुंचेंगे, ये चीज़ें अपने आप समाप्त होंगी। कोई व्यक्ति ये सब चीज़ पसंद नहीं करता है। अमूमन अमन चैन हर आदमी चाहता है, और पिछले 3-4 सालों में लोगों ने वहाँ अमन चैन के जो फ़ायदे हैं और वो देखे हैं, विकास के फ़ायदे देखे हैं, टूरिज़्म के फ़ायदे देखे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्म के लोगों के वहाँ आने से जो फ़ायदा होता है वो देखे हैं, होटल वालों ने देखे हैं, मतलब अनगिनत आयाम कश्मीर ने देखिए, देखे आपने हैं। अनगिनत आयाम तो बता दिया, फिल्म, टूरिज्म, सब कुछ कहा। कश्मीर का एक हिस्सा है जो मैं महसूस करता हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। टूरिज्म की बात करते हैं, सीन की बात करते हैं, कि फिल्मों की शूटिंग की बात करते हैं, शिकारा की बात होती है, वो है अध्यात्म। आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी, इस सेंस में कि आप किताबों से आपको प्यार है, साहित्य से है। कश्मीर में अध्यात्म का बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि मुझे लगता है अनएक्सप्लोर्ड है, और उसका प्रचार प्रसार भी कम हुआ। तो आपके जैसे अधिकारी का दायित्व भी बनता है कि वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उस एंगल से भी पहुँचे। तो ज़रा उसके बारे में मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, बड़ा रोचक विषय है आपने पूछ दिया है, और ये इसमें बहुत सी विद्याएं गुप्त भी होती हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कह नहीं सकता हूँ। ठीक है। हाँ, बट मोटे तौर पे थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी परंपराएं हैं भारत में, तो शैविज़म है, वैष्णविज़म है। तो जो शैविज़म है, कश्मीर शैविज़म जो है, जी, बिल्कुल। उसका इतना ज़्यादा विकास हुआ था, और कश्मीर शैविज़म कश्मीर में ही ऑफ कोर्स सब पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। तो जो 12वीं सदी में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो रामानुज जो हैं वो 12वीं सदी में वहाँ गए थे, जो वैष्णवाइट थे, हाँ, वैष्णव थे, और वो 12वीं सदी में उसमें यात्रा करके दक्षिण भारत से कश्मीर पहुँचे थे, समझने के लिए कि आखिर ये जो कश्मीर शैविज़म है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो लोग वैष्णविज़म को नहीं धारण करते हैं। ये इसका प्रभाव था। और उस दौर की जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कल्हन की राजतरंगिणी है, उससे बहुत चीज़ें, अभिनव गुप्त के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इन सब, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा है जिसके बारे में लोगों के पास जानकारी कम है। एक्चुअल में जो कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं या बाकी और जितने भी मस्जिद हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, वो जिस दौर कश्मीर ने बुद्धिज़्म भी देखा है, शैविज़म भी देखा है, हिंदुइज़्म भी देखा है, सूफीज़्म भी देखा है, और इतने सारे इज़्म को देखा है, तो आप समझिए कि वहाँ हेरिटेज कितना मजबूत है। और इसको मतलब मुझे लगता है कि जो लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं, उन्हें इस फील्ड में रिसर्च करके और इसको सिंपल और सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको वहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ की लाल देद जो हैं, बड़ी फेमस पोएटेस हैं, जिनको मुस्लिम भी मानते हैं, जिनको हिंदू भी मानते हैं, बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। और कई जो अंग्रेज़ी राइटर्स हैं, जब उन्होंने किताबें लिखी कश्मीर शैविज़म के बारे में, तो उन्होंने ये बातें अपनी किताबों में कोट की है कि जो ये थी लाल देद जो थी, इनकी चीज़ों को, इनकी जो कपलेट्स थे, 4 लाइन के जो कपलेट्स होते थे, उसको हिंदू भी और मुस्लिम भी बिल्कुल मुहावरों की तरह अपने बोलचाल में बताते थे। हाँ, इतना ज़्यादा कबीर के दोहों की तरह। हाँ, और आपने अच्छा संदर्भ पकड़ लिया। कबीर आए लगभग 15वीं शताब्दी में जी, और ये लाल देद थी लगभग 14वीं शताब्दी में, उससे पहले। तो कबीर की जो स्टाइल था, कबीर बड़ी बड़ी बातें बड़ी सिंपल भाषा में कह जाते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब ये कितना सिंपल है कि कब लिखा उन्होंने, 15वीं शताब्दी में, और आज भी लोग इतने 500-600 साल के बाद भी प्रासंगिक है। तो इसी तरह की चीज़ें जो लाल देद थी, उन्होंने भी लिखी, और उनके उसको जो 4 लाइनें लिखी थी उसको वाक कहते हैं, वाक कहते हैं। तो उस 4 लाइनों को लोग, मतलब हिंदू और मुसलमान, बड़े आदर पूर्वक अपने बोलचाल की भाषा में। कबीर वाली कहानी नहीं कि हिंदू है मुसलमान है, दोनों ही है। तो वो ह्यूमनिज्म की बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने सवाल इसीलिए किया कि आप तो चूंकि अधिकारी ने वहाँ पे अहम पद पे थे, अभी भी सरकार है वहाँ पे हमारी काम कर रही है, तो इस चीज़ का प्रचार, मतलब मेरा अपना मानना है कि अगर कश्मीर की पहचान हो, तो मैं कहूँ कि जो इज्म आपने सूफीज्म से लेके और शैविज्म तक,
या बाद के दिनों में लोग उसे टूरिज्म करने लगे, फिर कोई आतंकवाद कहता है कि वो नहीं चेहरा, इन सब से उतर कश्मीर की असली पहचान तो सनातन होनी जी चाहिए। हाँ, जी हाँ। तो उस सनातन पे मुझे लगता है उस दौर में बहुत काम हुए हैं, अपने देश में भी बहुत काम हुए हैं, विदेशों में भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन इधर हाल के जो लोग हैं शायद उन्हें नहीं पता है कश्मीर के उस जी दोनों बिल्कुल। मजबूत पक्ष जो है, जो मंदिरों का पक्ष है, जो अध्यात्म का पक्ष है, लोगों को नहीं पता है। तो जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें इस पे जरूर काम करके और नहीं, सीधी और मैं तो इस सरल पॉडकास्ट के माध्यम से मनोज सिन्हा जी को भी कहना चाहूँगा जी कि ये जो चीज़ है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति जो कि पुरानी इतने सालों की, जिसमें कश्मीर का इतना रिच हेरिटेज है, जी उसका प्रचार प्रसार, उसकी बात लोगों तक ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो अच्छी चीज़ें हमारी थी सभ्यता संस्कृति की, वो जैसे ही सामने आएगी तो पीछे चीज़ें पीछे छूट जाएगी। खैर चलिए, अब चूँकि आपने कश्मीर की बात हो रही, शैविज़्म की बात हो रही है और शिव की बात हो रही है, तो मैंने देखा है कि आपका एक लिखा हुआ भजन में कहूँगा वो बड़ा पॉपुलर, अमरनाथ ईश्वरम। जी। वो गाना कब लिखा आपने? जब कश्मीर में थे या जाने वाले थे तब लिखा? कहाँ से प्रेरणा आई? क्योंकि बहुत पॉपुलर है वो गाना। जी जी। वो भी एक वाकया ही है, मतलब ये सब बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, हाँ आप मतलब कहते, आपका एक लाइन मैं सुन रहा था, जी वो मेरे दिल में बहुत मतलब छू गई जी कि कविता मैं लिखता नहीं हूँ, कविताएं उतरती हैं। उतरती हैं। जी हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं लिख नहीं सकता हूँ। कविता परिश्रम की चीज़ नहीं है। अच्छा, हाँ, परिश्रम से कोई कविता नहीं लिख सकता। मेरे परिवार में आज तक किसी ने कविता से या संगीत गीत से कोई नाता नहीं रखा। जी, तो वापस लौटते हैं उसी बात पे जो प्रश्न आपने किया था कि जो महामहिम के जो प्रमुख या प्रधान सचिव होते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, वो पदेन जो श्री अमरनाथ जी श्राइन Ex बोर्ड officio है, है जी। हाँ, उसके जो सीईओ होते हैं वो। अच्छा, तो मुझे भी वो दायित्व निभाना पड़ा। जी, तो तैयारियों के सिलसिले में जब यात्रा होती है जी, तो मैं ये बात कह रहा हूँ 2021 की यात्रा होनी थी, ठीक है, जो कोविड के कारण जो है यात्रा बाद में स्थगित हो गई, बट हम लोग तो अपनी तैयारी शुरू कर रहे थे बिल्कुल, और बिल्कुल। कर रहे थे। तो उस सिलसिले में मुझे कई बार वहाँ आना जाना हुआ कि व्यवस्थाएं ठीक हो ताकि आम आदमी को वहाँ जाने में कोई परेशानी ना हो। और बहुत कठिन यात्रा है, मतलब जब तक आदमी का वहाँ मन नहीं बनेगा, शरीर से आप नहीं जा सकते हैं। मन मजबूत हो गया तो आप पहुँच जाएंगे, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है, कई लोग होंगे, मैंने तो देखा है वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसके साथ पास सिर्फ एक पैर था। एक पैर, हाँ, और एक पैर से वो व्यक्ति उतर रहा था बाबा बर्फानी के दर्शन करके एक पैर वाला तो व्यक्ति एक बाबा। पर एक अच्छा, उसकी आर्थिक स्थिति भी मुझे कोई अच्छा। बहुत अच्छी नहीं लग रही थी कि वो चॉपर से हेलीकॉप्टर से गया होगा। अच्छा, तो वो यात्रा करके ही पैदल गया होगा और पैदल आया होगा। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मन की यात्रा है। मन से मजबूत हो गए तो फिर तन महत्वपूर्ण नहीं हुआ। बहरहाल, तो इस दौरान मुझे आना जाना हुआ, तो मुझे पता नहीं एक दिन ये मन में विचार आया कि बाबा के ऊपर कोई गीत नहीं है। तो जब वो मन में विचार आया तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा है, अब बाबा ने ही शायद ये विचार दिया है तो बाबा ही देंगे ये गीत, मैं तो लिख नहीं सकता हूँ। बाबा के ऊपर गीत लिखा नहीं गया है और बाबा के बारे में कुछ लिखना भी आसान नहीं है। तो फिर ये बात धीरे धीरे समय बीतता रहा। अभी ये बात रही होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मार्च अप्रैल की बात होगी। अच्छा, हाँ, मार्च अप्रैल की बात। जुलाई के करीब में यात्रा शुरू जी होती है। हाँ, जून एंड में आसपास जो है वो यात्रा शुरू होती है। तो फिर एक दिन मैं कश्मीर से जम्मू आया था उसी दौरान। अच्छा, तो महामहिम आते थे तो मुझे भी आना होता बिल्कुल। था दायित्व के निर्वहन में। तो फिर मैं आया तो एक ही वो तो कविता उतरती है, तो एकाएक मुझे वो 4 लाइनें जो है मुझे वो उतर गई। जरा सुनाइए हमें। तो वो उतर गई कि है आप क्यों अजर अमर, जब गूंजे ये उमा के स्वर, निकल पड़े उमा के नाथ, बताने वो गुफा अमर। तो ये हुक लाइन निकल गई। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बाबा ने फिर वो जो प्रेरणा दी थी वो उन्होंने दे दिया है। तो अब इसके बाद जब आ गई तो इसके बाद अंतरे भी होते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि आगे अंतरे में क्या लिखना है। तो अच्छा, अब इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग थे जो एलजी साहब से वहाँ जब आते थे, वो लोग कश्मीर या जम्मू आते थे तो एलजी साहब से मिलने आते थे। तो वो मिलने आए और वो बड़े लोग थे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े लोग थे। अच्छा, उनको मेरे बारे में कहीं से जानकारी रही होगी कि हमें भी इस सब चीज़ों में थोड़ी रुचि है। पहले भी हमने एक फिल्म का निर्देशन किया है, भोजपुरी फिल्म का। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है, अभी फूल खुल रहा धीरे धीरे।
हाँ, भोजपुरी फिल्म का निर्देशन किया है मनोज। पहले ये कहानी पूरी कर लेते हाँ, हैं जी गानों हाँ। की मेकिंग। हाँ, तो शायद उनको कहीं से पता रहा होगा ये बात। तो उसके फिर बातचीत के सिलसिले में ये 4 लाइनें हमने उनको सुनाई थी। उससे पहले एक थोड़ी सी और बात मैं पीछे चलता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ अच्छे लोग हैं जो बड़े म्यूजिशियंस के साथ काम करते हैं। तो वो लोग कश्मीर घूमने आए थे। तो जब खाली समय था तो हम भी सरकारी कामकाज निपटा के, संभवतः संडे था, हाँ संडे ही था, तो मैं उनसे मिलने गया। तो वो अपने साज सामान के साथ आए हुए थे। तो भाई जब 2-3 लोग एक साथ बैठते हैं तो मैं लिखने वाला, वो लोग बजाने वाले, तो फिर वो संगत। हाँ हाँ संगत हो गई। तो वो जो 4 लाइनें हमने लिखी थी वही वाले वो वाले है क्यों जो मैंने, हाँ वो उन्होंने कुछ धुन बजाई ऐसे ही। अच्छा। वो सुना रहे थे अच्छी अच्छी धुन, वो तो बड़े लोग थे। अच्छा, मैं संगीत में मेरी या गीत में कोई मैं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मैं मतलब अज्ञानी आदमी हूँ। वो शौक से करते करते। जी हाँ हाँ हाँ। तो वो फिर उन्होंने कुछ बजाया तो वो मुझे लगा कि इसको अगर थोड़ा सा अगर ऐसे बदल दिया जाए तो शायद ये इसकी धुन है। वो कुछ और बजा रहे थे। तो मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने, वो तो संगीत के पारंगत आदमी है, उन्होंने तुरंत उसको चेंज किया और उन्होंने धुन वहीं कंपोज कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा धुन बन गया सर। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बन गया। तो जब ये लोग फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग जब ये लोग आए हुए थे तो बातचीत के सिलसिले में वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड था। तो मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे ये दे देंगे? तो मैंने कहा ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो बाबा का है, आप मांग रहे हैं तो मैं दे दूंगा। तो मैंने उनको दे दिया। अच्छा। वो गए वहाँ, फिर उन्होंने जो लोग वो फिल्म वाले जो म्यूजिक के लोग आए थे जिन्होंने कंपोज किया था, फिर उन्होंने उसको और रिफाइन कर दिया। अच्छा। तो वो बहुत खूबसूरत बना हुआ। हाँ हाँ। तो वो फिर मुझे भी लगा कि यार ये तो वो जो 4 पंक्तियाँ थी वो तो एकदम अमरनाथ हाँ हाँ अमरनाथ ईश्वरम जो है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब इसके अंतरे दीजिए क्योंकि वो कंपोजिशन शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार मैं लिखने की कोशिश करता हूँ अंतरा, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता है कि अंतरे में क्या लिखा जाए। ये तो मैंने बाबा के नाम के साथ ये क्यों अमरनाथ बाबा गए, ये हमने जो मुखड़ा है या हुक लाइन है उसमें लिखने की कोशिश की है। और वो पार्वती जो किंवदंती है कि वो पार्वती जी को जो अमरत्व का जो रहस्य है वो समझाने के लिए बाबा वहाँ गए थे उस गुफा में। तो इतना मुझे हुक लाइन में समझ में आ गया था। तो फिर एक दिन मैंने बाबा के सामने अर्जी लगाई। मैं उस दिन भी शायद छुट्टी का दिन था। तो बाबा के साथ कुछ आइडिया दो बाबा। जी हाँ, मैं बैठ गया और मैंने कहा कि बाबा अब ये जो मुखड़ा आपने दे दिया है मैं फंस गया हूँ, अब बाकी का अगर आप नहीं दोगे तो बड़ी फजीहत होगी। तो मैं आज बैठ गया हूँ, जब तक आप पूरा ये दोगे नहीं मैं उठूँगा नहीं। तो अब बाबा तो हाँ हैं, उनकी कृपा हो गई। फिर उसके बाद मैंने वो सारे अंतरे लिख दिए। तो अंतरे में जो थॉट आया वो ये था कि उस यात्रा में जो ओरिजिनल ट्रैक है पहलगांव की तरफ से वही पुराना ट्रैक है। ये बाल्टाल वाला तो बाद में बना है। तो उसमें जितने स्थानों के नाम है उसमें ये मान्यता है कि उन जगहों पे भगवान ने उन अपने प्रिय वस्तुओं को छोड़ा, बिकॉज उनको वो कहानी नहीं सुनानी थी। अच्छा। ये गोपनीय रहस्य था, अमृतत्व का जो रहस्य था वो इन सब लोगों को नहीं सुनाना। तो धीरे धीरे सब लोगों को उन्होंने नंदी को छोड़ा, गणेश जी को छोड़ा, गंगा जी को छोड़ा। तो पंचतरणी नाम है, तो गणेश टॉप, वो सब धीरे धीरे, वो पिस्सू टॉप, वो सब नाम धीरे धीरे है उसी से। तो वहीं से मुझे विचार आया कि उसी से हर अंतरे में मैंने वही पकड़ने की कोशिश की कि बाबा ने क्या क्या छोड़ा और उसका नाम क्या हुआ। अच्छा। तो और अंत में फिर 2 कबूतरों ने चुपचाप हुंकारी भर के जो कथा सुन ली वही उनकी व्यथा है। तो ये मैंने फिर आखिरी अंतरे में यही लिखा। तो बाबा का दिया हुआ गाना है। फिर बाबा ने कृपा की, उन्हीं का आशीर्वाद था। और फिर जब वो रिलीज किया उन लोगों ने तो बहुत मतलब हाँ, उन्हें भी अंदाज नहीं था, मुझे भी अंदाज नहीं था। मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ही देख लिया था। तो मुझे भी अंदाज नहीं था। हाँ, तो ये तो ईश्वर की मतलब महिमा है, कृपा और कृपा है, सरस्वती जी का जो है दिया हुआ आशीर्वाद है। मतलब ये उन्हीं का आशीर्वाद। लेकिन एक तरफ आप बाबा को इस तरह से याद करते हो, दूसरी तरफ मेरे अली मौला अली भी आप करते हैं। जी हाँ, ये वो मतलब जो बात मैंने पहले कही कि कश्मीर में रहा तो आपको अगर कोई ऐसे मिले जी तो पता चला अच्छा ये बिहार की पैदाइश है, पले बढ़े वहाँ पे, पढ़ाई दिल्ली में की, काम करने के लिए उत्तर प्रदेश गए, मगर आपकी जो बाहर में दिखाई देता है ये तो खांटी कश्मीरी है। अब ये मतलब कृपा है उनकी। हाँ, तो
मैं वहाँ जितने दिन रहा तो लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला रहता है, मतलब वो तो रहता है। वो जितने मज़ार हैं सब जगह मैं जाता था वहाँ, और बड़ी श्रद्धा से मैं वहाँ सर झुकाता था वहाँ। तो उन मज़ारों में भी बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है। जी। हाँ, तो उस दौरान ये कभी ऋचा शर्मा जी। आई हुई थी कश्मीर, अच्छा। और वहीं के एक बड़े अच्छे हैं, तो उनके साथ वो आई हुई थी। तो वो लोग मिलने आए थे एलजी साहब से, फिर मेरे पास मिलने आए। तो एक जो किताब हमारी प्रकाशित हुई है कविताओं की, जी। तो उसमें सूफी का ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नीतीश्वर कुमार जी की किताब है कह दो ना। इसमें आप अगर खोलेंगे और पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ, इसमें स्वाद आपने लिखा है ना जी। कि इसमें स्वाद है, नया दौर का स्वाद है, सिलसिला का स्वाद है। फिर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो इसमें शेर व शायरी भी है और फिर सूफियाना भी जी है। बस भजन इसमें नहीं दिख रहा हाँ, है, भजन जो नहीं। आपने बता दिया। हाँ, जी हाँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई किताब आप और भी लिखेंगे, इसमें भजन भी शायद मुझे सुनाई दे। तो ये बात हम लोग कर रहे थे वहाँ पे। ठीक। तो ये किताब उस समय प्रकाशित हो गई थी। ठीक है। तो फिर ये जो सज्जन है, तो वो मिलने आए। तो ये किताब उनको पता नहीं मैंने दी थी ये पहले या उनको कहीं से मिल गई थी। ठीक है। तो उसको पलट रहे थे। अच्छा। तो पलटते पलटते वो उस गाने पे पहुंच गए। अच्छा। तो उनको उसमें रिदम दिखाई दिया कि मेरे अली मौला अली तेरी चाह में मैं निकल चली। तो उनका सर ये तो बड़ा अच्छा कॉम्पोजिशन है, मैं इस पे गाना बनाऊं। मैंने कहा हाँ, ये तो प्रकाशित किताब है, आप जरूर बना सकते हैं। हाँ, जब तक मेरे पास कॉपी में बंद थी तब तक बंद थी, अब तो ये पब्लिक स्पेस में है। तो उन्होंने फिर गाना बनाया और ऋचा शर्मा जी ने उसको गाया। तो फिर उसके बाद तो आपका एक और गाना बहुत पॉपुलर है, नूरा सिस्टर का गाया जी हुआ है। नूर, हाँ हाँ। उसका जरा बताइए प्रोसेस। वो मतलब दो मज़ार हैं, बड़े फेमस मज़ार हैं। जी। तो उन्हीं के बारे में मैंने उसमें लिखा है। और वो भी ऐसे ही मतलब उसको रिलीज़ किया था आदरणीय वित्त मंत्री जी ने। अच्छा। हाँ, उस समय कश्मीर आई हुई थी और निर्मला सीतारमन जी ने। जी हाँ। अच्छा। तो उसी दौरान जो है सरकारी कार्यक्रम था और उस समय ये गाना बन गया था। तो शायद हम लोगों ने अनुरोध किया तो उन्होंने रिलीज़ ये गाना कर दिया था। अच्छा। और फिर उन्हें भी लगा कि शायद नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। जी हाँ। जिन्होंने नहीं सुना है उनको जी। सुनना चाहिए। आप जाइए, कुछ नहीं करने का है, आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिए नीतीश्वर कुमार, उसी से आपको वो निकल के आ जाएगा। नूरा उनके लिखे हुए सिस्टर्स, गाने। जी हाँ। बिल्कुल, पूरा उसमें जी। बहुत खूबसूरत गाना है, जी उसका हाँ। कंपोजिशन भी बहुत हाँ अच्छा है। हाँ। तो एक्चुअल में वो गाना जब मैंने लिखा तो ये जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये गीत संगीत की जो यात्रा है या इसको साधना कहिए आप, तो इसमें बड़े सारे आयाम हैं जो धीरे धीरे आप पकड़ते हैं। जी बिल्कुल। और तो मुझे एक बड़े फिल्म निर्देशक मिल गए थे उस दौरान। कश्मीर में वो एलजी साहब से मिलने आए थे, तो मेरे से भी भेंट हो गई थी। तो उन्होंने बातचीत के दौर में अपने फ़िल्मों के शूटिंग, जो पिछली फ़िल्में उन्होंने शूट की थी, तो उसमें उन्होंने चर्चा की कि किसी संदर्भ में कि फ़ोनेटिक्स क्या होता है। अच्छा। हाँ, फ़ोनेटिक्स क्या होता है। तो उन्होंने फ़ोनेटिक्स की चर्चा की। तो अब फ़ोनेटिक्स का आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उससे फ़ोनेटिक्स तो ठीक है, आप समझ जाएंगे, लेकिन कला के रूप में वो पकड़ नहीं पाएंगे कि फ़ोनेटिक्स क्या होता है। तो शायद मेरी इच्छा हुई कि इस फ़ोनेटिक्स को पकड़ने की कोशिश मैं करूं। तो फिर उसके बाद मुझे वो फ़ोनेटिक्स जब मुझे थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया, तब वो गाना मैंने लिखा था, नूरा सिस्टर्स वाला। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो गाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उस समय मुझे फ़ोनेटिक्स समझ में आ गया था। जैसे अभी आप मुझसे कोई कविता या गीत सुनना चाहेंगे तो अब जो बिल्कुल मेरी सुनना हाँ चाहिए। हाँ तो उसमें आपको जो फ़ोनेटिक्स है वो और परिष्कृत और अच्छे, कान को अच्छे लगने के रिदम में सुनाई देगा। अच्छा। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। ये बताइए, फिल्मी गाने लिखने का दिल नहीं किया भैया? फिल्मों के हिसाब से जो गाने होते हैं लिख सकता हूँ, मतलब अगर कोई ऑफ़र करे जो हमारी संस्कृति के कुछ विरूप नहीं हो, मतलब हाँ, हमारी संस्कृति में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। रोमांटिसिज्म पे तो इतने गाने लिखे गए हैं, तो फुहड़ और अलहड़ता वाला न होना वो चाहिए। तो अगर कोई अच्छा ऑफ़र करेगा तो मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा। ये तो मैंने
ईश्वर का आशीर्वाद होगा, सौभाग्य की बात होगी। जैसे मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ, जैसे नीरज जी थे, शैलेंद्र थे, जिन साहिर। हाँ जो बिल्कुल साहिर थे, साहिर साहब थे, ये साहित्य से भी उतने ही जुड़े हुए थे जितने सिनेमा से जुड़े हुए थे। और ये लोग बिल्कुल बीच में थे कि समाज की भी इन्हें पकड़ थी, समाज की इनकलाब की भी बात करते थे, इंसानियत की भी बात करते थे और इश्क की भी बात करते थे। तो ये इश्क की, इंसानियत की, इनकलाब इंसानियत और की, इश्क दोनों। हाँ, ये सब बात करना जो है, ऐसा नहीं है कि, तो मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि आप अच्छा साहित्य भी लिख सकते हैं और फिल्मों में भी अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी कह रहे थे आपने भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट की, कब की थी डायरेक्ट? ये भी एक वाकया है, हाँ, कि एक हमारे मित्र थे, अभी भी हैं, संजय त्रिपाठी, उनकी अभी एक फिल्म आई थी, बिनी एंड फैमिली। अच्छा हाँ, बिनी एंड फैमिली अभी आई थी सिनेमा हॉल में, जी। तो हम लोग गए थे देखने अभी। तो हम लोग स्कूल से साथ पढ़े हैं। अच्छा हाँ, तो एक दौर में फिर उनको फिल्मों में जाने की इच्छा हुई, फिर उन्होंने अपनी यात्रा उधर शुरू कर ली। ठीक। बट फिल्में मुझे भी आकर्षित करती हैं इस पक्ष के रूप में, गीत और संगीत के पक्ष के रूप में। हाँ, तो वो जब एक फिल्म भोजपुरी बना रहे थे, तो मित्रवत उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि भाई आओ देखने के लिए, मैं फिल्म शूट कर रहा हूँ। तो मैं सीतामढ़ी गया था, वो फिल्म शूट हो रही थी, तो देखने गया था। तो मैं देखा वहाँ, लगभग मैं छुट्टी लेके गया था, और तो मैं जब वहाँ रहा उनके साथ, तो वो उनके सारे वो निर्देशक थे, अभी निर्देशक ही हैं। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये काम जो ये कर रहे हैं, ये मैं भी कर सकता हूँ, निर्देशन वाला। अच्छा तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस लौटा, तो फिर मैंने अपनी वापसी यात्रा में ही मैंने भोजपुरी में कहानी लिख दी। अच्छा। हाँ, कहानी तैयार हो गई, फिर मैंने कुछ लोगों को सुनाया, तो कहानी बड़ी पसंद आई। क्या कहानी थी, हमें भी तो बताइए। अब भोजपुरी परिवेश की कहानी थी। हाँ, मतलब लव स्टोरी थी या कुछ और? हाँ, थी लव क्या? स्टोरी थी, अच्छा, लव स्टोरी थी। और जो एक पशुपेश होता है जो समाज में, वो पशुपेश था वहाँ। अच्छा। और की नौकरी भी पानी है, अपने मूल्यों को भी बरकरार रखना है, तो वो पशुपेश था। मतलब जब भी तनाव नहीं होगा किसी भी कहानी में या गाने में भी तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। हाँ, जहाँ शब्दों पे जोर दिया जाता है, वो भी स्ट्रेस होता है। बिल्कुल। तो तब तक मज़ा नहीं आता है उसमें। हाँ, और उसके बिना रिदम नहीं आता है, फोनेटिक्स नहीं आती है। तो वो फिर मैं जब कहानी लिख दिया, तो फिर लगा कि यार फिर अगर निर्देशन करना है, मेरी कोई ट्रेनिंग वेनिंग तो है नहीं, तो फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, कई सारी अच्छे जो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने किताबें लिखी थी वो पढ़ी। फिर स्क्रिप्ट सोचा कि इसका स्क्रीन प्ले किससे लिखवाया जाए, तो लगा कि यार ये खुद ही क्यों नहीं लिखते हैं। तो मैंने स्क्रीन प्ले फिर की, उसके लिए किताबें पढ़ी। मतलब ये सब नौकरी करने के, मैंने शुरू में क्या कहा कि एक तलाश है जो लगातार जारी है, ठीक है, कि भाई आप गए, आपने देखा, आपको लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो करने के लिए पहले कहानी चाहिए, तो कहानी लिखी, फिर निर्देशन कर सकता हूँ, तो उसकी टेक्निकलिटी, स्क्रीन प्ले, तो प्रोसेस ही चलता जी। तो फिर स्क्रीन प्ले की किताब पढ़ी, फिर स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग्स लिखे, फिर गीत तो मैं लिखता ही था उस समय। हाँ, क्योंकि उससे पहले वो हमारी मित्र के फिल्म में वो कैलाश खेर ने मेरे एक गाने को गाया था। अच्छा। हाँ, वो गाना तो इससे पहले भी गा चुके हैं ना, मतलब आपके गाने को गाया? हाँ, इस मतलब उस फिल्म जो हमने फिल्म डायरेक्ट की, उसमें हमारे गाने तो हैं ही, बट उससे पहले भी एक गाना जो था वो मैंने लिखा था, जो कैलाश खेर साहब ने हमारे मित्र वाली फिल्म में गाया था। अच्छा। वो गाना ऐसा था सुनाइए। कि हाँ, कि गरहन लागे भयो अंधेरा, ख्वाबों के संसार में, मितवा सपने बिखर गए हैं दिल के कारोबार में। क्या बात है। तो ये फिर जब तो ये जो अमरनाथ ईश्वर, इस सबसे पहले हाँ, ये उस समय, ये बात है 2008 की बात होगी, 2008 की बात, 7-8 की बात है। हाँ, 7-8 अच्छा। की बात है। हाँ, 7-8 की बात है, 7-8 की बात है। तो 9 में हमने जो सरकार से छुट्टी लेके और अपनी स्क्रिप्ट को हमने सरकार को सबमिट किया था। आपने छुट्टी लेके? हाँ, परमिशन लेके, बाकायदा सरकार से परमिशन, उत्तर प्रदेश से फिल्म का काम फिल्म किया। हाँ, छुट्टी ली, फिर वो किया मैंने, बाकायदा मैंने स्क्रिप्ट अपनी सबमिट की। अच्छा। सब कुछ। हाँ, और सरकार को सूचना दी मैंने उत्तर प्रदेश में। अच्छा। तो उसके बाद फिर तब उसमें कहानी वानी लिखी, फिर तो मनोज तिवारी साहब उसमें हीरो थे। अच्छा। हाँ जी, मनोज तिवारी साहब हीरो थे उस समय। तो आपकी फिल्म के हीरो मनोज तिवारी? जी हाँ, जी हाँ। हीरोइन कौन थी? वो एक भोजपुरी फिल्मों में बहुत लोग होते हैं, एक आगरा की। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो थी। तो रिलीज हुई वो?
रिलीज हुई, अभी यूट्यूब पे भी है। अच्छा, जी, कि नाम क्या है? दरोगा जी चोरी हो गई। आप खुद तो दरोगा बने नहीं, आप तो कलेक्टर बन गए इसलिए। अच्छा, दरोगा जी चोरी हो गए। हाँ, तो बताइए, ये आपका ये पक्ष जो है जी, कि आप फिल्म मेकर है। अब तक हम ये समझते थे कि आप सिर्फ लिखते हैं, कविताएं गाने लिखते हैं जी, या साहित्य में रुचि है, जी। लेकिन आप फिल्म मेकर है, ये अंदाजा नहीं था। हाँ, तो ये तो बताइए, आपने फिल्म बनाया, कारोबार चला, पैसा वैसा कमाया मैं उससे? प्रोड्यूसर नहीं था। अच्छा, मैं तो हाँ अच्छा, डायरेक्टर था। जो डायरेक्टर लोग थे। प्रोड्यूसर थे, अच्छा, मुझे लगता नहीं है वैसे मतलब हाँ, आपको जो मिला हाँ, ना, हाँ, बिजनेस के हिसाब से हाँ, फिल्म वहाँ कामयाब मतलब रही। उन लोग को ठीक ठाक रहा मतलब। अच्छा, हाँ, कितने दिन में बनाई आपने? अब पूरी प्रक्रिया तो लंबी होती है, लगभग मान के साल चलिए। से ऊपर? हाँ, 1 साल लगभग वो स्टोरी लिखना है, स्क्रीन प्ले लिखना बिल्कुल है। सिद्ध अच्छा, करो, जब साल भर। मैं रात के 11-12 बजे के बाद ये सब काम करता था। अच्छा। उससे पहले तो वो कलेक्टरशिप वाला दौर था, मैं कलेक्टर था जिलों में, तो 10-11 बजे तक तो वैसे ही मशरूफियत होती थी। आपको किसी पत्रकार ने ये नहीं लिखा कि कलेक्टर साहब फिल्मी हो गए आजकल? हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। तो 11-12 बजे के बाद 2 घंटे 3 घंटे में काम करता था। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर एक कसमसाहट है, जो कि जो काम आप कर रहे होते हैं उससे इतर जो है कुछ और करने की एक जुनून कह लीजिए, जिद कह लीजिए, कसमसाहट या एक एनर्जी है, जो कि एक और रास्ता ढूंढते हैं। आप कलेक्टरी करते हैं तो आप फिल्म बनाने लगते हैं, आप उससे और ऊपर हायरार्की में चले जाते हैं तो आप कविताएं लिखते हैं, फिर भगवान का भजन करने का आपको मन करता है, फिर सूफी भी करते हैं। हाँ, मतलब कुछ एक और रास्ता, एक और जो एक काम है, एक नहीं एक से ज्यादा कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलती रहनी चाहिए, तभी आप। अब ये पता नहीं, वो जो मैंने आपको बताई ना कि वो जो यात्रा है उसमें आप लोगों के हृदय से जुड़ते हैं, सही बात। तो फिर उनकी बात कहते हैं, तो चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे कविताओं में हो, चाहे गीत में हो, चाहे फिल्मों में है, वो लोक की जो बात है वो निकलती है। तो माध्यम अलग होता है, कभी फिल्म होता है, कभी कुछ होता है, बट शायद मुझे लगता है कि मैं उधर जुड़ने की शायद मेरी ये कोशिश होती है जो इन रूपों में निकलती रहती है। सही बात है। ये बताइए, आपने पहली कविता कब लिखी, याद है आपको? वो बहुत पहले स्कूल में लिखी थी मुझे लगता है, बट वो शायद मैंने बड़े परिश्रम से लिखी थी। अच्छा। हाँ, परिश्रम से नहीं, लिखी थी। नेचुरल फ्लो वाला जिसको कविता, जिसमें पहली बार आपको मन से ये आया होगा कि नहीं मुझे कविता लिखनी चाहिए, और हाँ, वो कहीं से आई? ये आपने अच्छा प्रश्न किया। जो पहली कविता लिखी थी स्कूल में, वो परिश्रम से लिखी थी, क्योंकि है। बहुत लोग कविता लिखते थे और मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। उतरने वाली कविता है। हाँ, उतरने वाली कविता मैंने लिखी थी जब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की मैं ड्यूटी पे था। अच्छा। वेस्ट बंगाल में मैं साल? ऑब्जर्वर था। साल? साल रहा होगा ये 2005 या 6। अच्छा। हाँ, उस साल जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ठीक। तो मैं वहाँ जो दिन भर के काम धाम होते हैं उसको करके फिर आ गया था अपने, जहाँ हम लोग रुकते हैं, बूथों का दौरा करना होता है, तमाम चीज़ें जो हाँ, दफ्तरी कमीशन काम, हमें दायित्व बिल्कुल। देता है। फिर उसके बाद तो मैं बैठा और शाम का मतलब बैठा था, तो उसके बाद एकाएक मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर से निकलना चाह रही हैं। अच्छा। हाँ, पंक्तियाँ हैं, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या है ये, क्या है, बेचैनी क्यों है। तो वो फिर बेचैनी जब वो फिर मैंने पेंसिल लिया और फिर उसके बाद जो वो आ रही थी मैंने लिख दिया। तो जब लिख दिया तो फिर मुझे लगा कि यार ये काम तो मैंने आज तक कभी किया नहीं। अच्छा। हाँ, कि ये तो कविता है और गाना टाइप का लग रहा है। तो कोई धुन थी जो फिल्मों में थी और उसी पे मैं कुछ और दूसरी लाइन लिखा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है तुम्हारे अंदर वो कट पेस्ट करने वाली इच्छा रही होगी, इसीलिए निकल गया होगा, बट शब्द बिल्कुल अलग थे। धुन वही थी बट शब्द बिल्कुल अलग थे। तो मैंने कहा शायद आई गई बात हो गई, वो पहला दिन रहा होगा। फिर दूसरे दिन फिर वो प्रक्रिया शुरू हुई, काम धाम निपट गया और उसके बाद फिर वो प्रक्रिया निपट गई। तो इस बार हमने वो जो मैं कभी पढ़ा था स्कूलों में, लेकिन वो जब लिखा तो मुझे समझ में आए तो अलंकार है। नज़र लगे ना तेरी नज़र को, फलक तलक हो नज़र तुम्हारी, नज़र उठाए नज़र गिराए नज़र है तेरी कदर बढ़ाए। सिर्फ नज़र पे ही है। तो मुझे फिर सुनाइए। नज़र लगे ना तेरी नज़र को, फलक तलक हो नज़र तुम्हारी, नज़र उठाए नज़र गिराए नज़र ही तेरी कदर बढ़ाए। सिर्फ नज़र पे है ये। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि यार ये तो मतलब मैं अलंकार जरूर मैंने स्कूलों में पढ़ा था, बट ये जो लिखा हूँ ये तो वही है।
तब उसके बाद वह यात्रा फिर आगे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। हाँ, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कृपा होती रहती है वो चीज़ें निकलती रहती हैं। और फिर ये कविता संग्रह जो ये कब आया? ये 2020 में आया था। अच्छा, 2020 में आया। 20 में आया था। इसमें ये बताइए, इसमें बहुत सारी कविताएं, आपके दिल के करीब सबसे जो कविता हो, मैं चाहूँगा कि वो आप स्वर में हमें सुनाइए, क्योंकि कविता जो है, देखिए कविता को पढ़ने के 2-3 तरीके, एक तो है कि मैं मानसिक तौर पे इसे पढ़ लूँ, जी हाँ, जी हाँ, एक कोई और दूसरा आदमी मुझे पढ़ के सुना रहा जी है, हाँ, तीसरा जो सुना रहा है हाँ, तो उसमें स्वर के साथ सुनाता है, तो उसका एक फील अलग होता है। हाँ। मैं चाहूँगा कि आपकी लिखी कविता आपकी ही आवाज़ में और आपकी पसंद से वो मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, इससे इतर भी सुना सकता हूँ? हाँ, इससे इतर भी एक, लेकिन इससे मैं चाहूँगा अच्छा, इससे उससे इतर। जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे मिल, इंतजार अब तो नहीं है, फिर भी बेचैन है दिल, जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे मिल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली जो सुर में होता है ना, किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना है, जी हाँ, तो जो लिखने वाला है उसको जो एहसास होता है, जी वो एहसास फिर जब इसको गाया जाता है प्रोफेशनली तभी हो सकता है, जी। आम बोलचाल में नहीं। आपकी एक और कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और उस पर फिर सवाल भी मैं पूछूंगा, जी। इसको रख देते हैं। जी। वो सवाल ये कि मेरी चाहतों का सिला नहीं। हाँ। ये आप मुझे सुनाइए और फिर मैं सवाल ये पूछूंगा, उसमें कशिश जो है वो किसकी है? मेरी चाहतों का सिला नहीं, जी। नसीब से तू मिला नहीं, हाँ। खत तेरे सब जला दिए, जी। एहसास है कि जलानी। एहसास वो है। एहसास ही तो पूछूंगा, कौन सा एहसास है जो आज तक जलाती है? ये कुछ कुछ लाइनें आदमी ऐसे ही लिखता है जी जो फिर इंडिपेंडेंट होती जी। है, स्टैंड अलोन होती जी। है। तो इसमें ये ऐसे 2-4 और आपको हाँ, सुनाइए। सुनाऊंगा बिल्कुल। कि मेरी चाहतों का सिला नहीं, सिला एग्जाम्पल को कहते हैं, बिल्कुल। कि मेरी चाहतों का सिला नहीं, नसीब से तू मिला नहीं। ये जो ऊपर नीचे स्वर का है ना, मजा इसी में है। जी हाँ, तो मेरी चाहतों का सिला नहीं, नसीब से तू मिला नहीं, खत तेरे सब जला दिए, एहसास है वो जला नहीं। आपने असल जिंदगी में किसी की खत जलाए है क्या? नहीं। अब ये मेरे स्कूल के जो या कॉलेज के मित्र हैं, वो हमेशा ये ढूंढते रह गए कि आखिर तुमने ये सब झेला कब और लिखा कब। इसी मिजाज में एक कुछ और पंक्तियां हैं जिसमें कहते हैं कि ये जो इश्क है, ये जो इश्क है वो नजीर है, नजीर एग्जाम्पल को कहते हैं। ये जो इश्क है वो नजीर है, तुझे मांग कर भी फकीर है। अच्छा, तुझे मांग कर भी फकीर है। देखिए सूफीज्म कि ये जो इश्क है वो नजीर है, तुझे मांग कर भी फकीर है, जो मिल गई तो मजा है क्या, गर ना मिली तो लकीर है। अच्छा, जो मिल गई तो मजा है क्या, हाँ, गर तो लकीर है। हाँ, माने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों को, हाँ दोनों को कह रहा है कि गर मिल गई तो मजा है क्या, गर ना मिली तो लकीर है। बहुत जैसे एक गजल है उसकी, एक शेर है कि मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको, मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको। हाँ, मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको, मैंने तो इश्क किया खाक हुआ क्या पता मुझको। अच्छा, मैंने तो इश्क किया खाक हुआ क्या पता मुझको। क्या बात, कितनी खूबसूरत। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आजकल कुछ नया लिख रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये सब आपकी थोड़ी ये पहले वाली है। हाँ। आजकल क्या लिख रहे हैं ये बताइए। आजकल अलग अलग चीज़ों पे चलती रहती है। अभी गर्मी का मौसम है और पानी पे हमें मतलब हमें पानी पे संवेदना बढ़नी चाहिए हमारी, और पानी को हमें संरक्षित करने की
और कोशिश जो है जो हम अभी चल रही है जी पिछले कई सालों से, अच्छी बात है, बट इसको और मजबूत बनाना है, बिकॉज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पानी से क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है हमारी कला संस्कृति में, सुनाइए। वही मैं इस कविता, ये मुझे लगता है शायद अभी ये आपका मंच पहला है जहाँ मैं ये सुना रहा हूँ। चलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाँ, शायद अभी 3-4 दिन पहले मैंने लिखी अच्छा, है please। कि पानी रे पानी तेरी कहानी। अच्छा, पानी रे पानी तेरी कहानी। हाँ, पानी रे पानी तेरी कहानी, बताऊं मैं क्या क्या, सुनाऊं मैं क्या क्या। अच्छा, बताओ मैं क्या हाँ, क्या सुनाऊं मैं पानी रे पानी तेरी कहानी, बताऊं मैं क्या क्या, सुनाऊं मैं क्या क्या। लगी प्यास जब भी, उठी आस जब भी, अच्छा, लगी प्यास जब भी उठी आस जब भी, लगी प्यास जब भी, उठी आस जब भी, बुझाया है तुमने बरसकर और बहकर, धरती से फटकर और मटकी में रहकर। अच्छा, धरती से फटकर और मटकी में रहकर। पानी रे पानी तेरी कहानी, बताऊं मैं क्या क्या, सुनाऊं मैं क्या क्या। हम्म, आगे सुनिए। जब भी हुई है विरह की कहानी, हम्म, जब भी हुई है विरह की की कहानी, दिल तो था सूखा पर आंखों में पानी। अच्छा, हाँ, जब भी हुई है विरह विरह की की कहानी, दिल तो था सूखा आंखों पर में। आंखों में पानी। अब तो सिर्फ है बाजारों की दुनिया, बिकता है पानी शहर की दुकनियां। है ये इस तो पानी, कहीं आ गया भोजपुरी वहाँ जी से। हाँ, बिल्कुल है। जब भी हुई है विरह की कहानी, दिल तो था सूखा पर आंखों में पानी। पानी। अब तो सिर्फ है बाजारों की दुनिया, बिकता है पानी शहर की दुकनियां। इस पानी में न तो कहीं प्यार पलता, लुटिया गिलासों का मजा अब न मिलता। नहीं है गोपी न मटकी से यारी, न नहीं है गोपी न मटकी से यारी, चले न कंकड़ न भीगे कंवारी। है। पानी रे पानी तेरी कहानी, बताऊं मैं क्या क्या, सुनाऊं मैं क्या इसमें तो आज की समस्या और पुराना फिलॉसफी दोनों मिक्स है। हाँ, कंकड़, पनिया, जी, भोजपुरी भी है। जी हाँ, जो आपका ओरिजिनल है उसकी छाप इसमें आ ही जाती है। जी हाँ। आगे है कि नदी भी है सूखी, जमी भी है भूखी। अच्छा, नदी भी है सूखी, जमी भी है भूखी। वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नदी भी है सूखी, जमी भी है भूखी, रोटी में रस ना लगे रूखी सूखी। अच्छा, रोटी में रस ना लगे रूखी सूखी। बिल्कुल भाई, अगर आप पानी नहीं पहुंचाइएगा तो उसमें स्वाद नहीं आता है। बिल्कुल। समय से पानी न पहुंचे, खाद न पहुंचे तो बिल्कुल। अन्न में स्वाद नहीं आता है। तो कहते हैं कि नदी भी है सूखी, जमी भी है भूखी, रोटी में रस ना लगे रूखी सूखी। ऐसा है आलम हर एक आशियाना, बिना पानी गांव शहर क्या बसाना। सही पानी बात पे ही सारी सभ्यताएं बनी है। हैं। बिल्कुल हाँ, आप पुरानी जितनी सभ्यताएं बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हाँ, कि नदी भी है सूखी, जमी भी है भूखी, रोटी में रस ना लगे रूखी सूखी। ऐसा है आलम हर एक आशियाना, बिना पानी गांव शहर क्या बसाना। ऐसा ना हो कि मरे पानी प्यासा, अच्छा, ऐसा न हो कि मरे पानी प्यासा। प्यासा, ऐसा ना हो कि मरे पानी प्यासा, बाजी भी जाए और खोए भी पाशा। अच्छा, बाजी भी जाए खोए भी होए, क्या बात है। ऐसा ना हो कि मरे पानी प्यासा, बाजी भी जाए और खोए भी पाशा। होती है सिहरन और माथे पसीना, मरना है बेहतर बिन पानी के जीना। क्या बात है, मैसेज है। हाँ, मरना है बेहतर बिन पानी के जीना। और एंड में तो फिर क्या करना चाहिए कि बचा लो रे भैया नदी और कुइयां, बचा लो पुराने रे, और परंपरागत तरीके पे जी जाओ। हाँ, कि बचा लो रे भैया नदी और कुइयां, पानी से ही है रवानी जवानी। चाहे आप जमजम या गंगा शिवानी, चाहे आप जम या गंगा शिवानी। पानी रे पानी तेरी कहानी, बताऊं मैं क्या क्या, सुनाऊं मैं क्या क्या। क्या अद्भुत अद्भुत, बहुत बेहतरीन, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। और मैं तो अपने आप को ना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने हमारे मंच पे जी हाँ, पहली बार इस कविता को अभी सुना है। बिल्कुल ये 3-4 दिन पहले जो गर्मी नहीं, ये तो देखिए, जो सरकारी योजनाएं या हमारी और आपकी जो बात दिल की होती है, ये मैसेज है। मोर देन द पोएम, ये एक मैसेज है कि ये समस्या है, ये बैकग्राउंडर है ना, दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें तीनों चीज है, ऊपर से लेके। आपकी कविताओं में ना, मैं देखिए, ये आपने सोशल मैसेज की ये कविता है जो आपने सुनाई। प्यार मोहब्बत भी सुनाया, भजन भी सुनाए, सूफीज्म भी सुनाया, सब कुछ सुना। सिर्फ एक हिस्सा बचा हुआ है, वो भी मैं आपको डिमांड के साथ कह दे रहा हूँ, क्योंकि उसका कनेक्शन आपके मौजूदा दौर से भी है, अभी जॉब से, कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय में हैं। तो बच्चों के लिए कविताएं आपके हिस्से में भी खाली लग रही है मुझे। जी हाँ, बच्चों के लिए कुछ कविताएं मैंने लिखी है। अच्छा। बट शायद, हाँ, अभी आपने सही कहा है, कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। तो मैं ध्यान दिला रहा हूँ, जी हाँ, डिमांड के साथ, जी हाँ, तो उस तरफ भी ध्यान दीजिए। जी हाँ।
और महिलाओं पे, रोमांस पे, उनके सशक्तिकरण पे तो मैंने बहुत लिखा है। हाँ, वो तो इस प्यार मोहब्बत और जो रोमांटिज्म है उस पे तो आपने बच्चों लिखा पे है। नहीं लिखा है, जी, तो बच्चों आपने अच्छी सलाह दी है। आग्रह, सलाह जी है, हाँ, जी आग्रह, हाँ। आग्रह। तो ये है सर, हमारी आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतने मज़ेदार कहानियाँ सुनाई, और इन कहानियों में एक इंस्पिरेशन है कि जो कोई भी हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेगा वो ये समझेगा कि छोटे जगह पे, ऐसे जगह पर जहाँ पर कि अभाव है, अभाव में जीवन अगर शुरू हो किसी इंसान का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊंचे मुकाम तक नहीं जा सकता। अंदर में एक जिजीविषा होनी चाहिए, कुछ करने की ललक होनी चाहिए, तो आपकी यात्रा जीवन की लगातार चलते रहती है और आप नित नए मुकाम हासिल करते जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह लिखते रहें लगातार। बहुत धन्यवाद मीर जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।